नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, एंड विद these stages we will be discussing about the factors affecting speech and language development in hearing impaired children. And for this discussion we have expert Mrs. Vibha Mahajan, who has done a masters in audiology, and she is audiologist, speech language pathologist at NIHH, that is National Institute for the Hearing Handicapped. ये हमारे एक्सपर्ट आप सभी को इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, कितने स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस डेवलपमेंट को। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस रिगार्ड में उनके जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111208, 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। आइए हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। वेलकम मैम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिगार्डिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट वेरियस स्टेजेस एंड बेसिकली फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जैसे कि हमें पता है कि स्पीच एंड लैंग्वेज फॉर एवरी इंडिविजुअल इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इन कॉन्टेक्स्ट टू हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, what are your views how it is developed in different stages? थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो स्पीच एंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो हर बच्चे में जो है एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करती है, मगर क्योंकि आज हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो पैटर्न उनमें भी सेम ही रहता है, बट मेन डिफरेंस जो हमें याद रखना है वो ये है कि वो डिले रहता है। मतलब जो चीज़ें एक नॉर्मल बच्चा जो है वो शायद 1 साल में सीख लेगा, वही जो चीज़ है वो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो है सीखेगा, मगर अलग टाइम से सीखेगा। हो सकता है 1 साल ना कह के 3 या 4 साल में सीखे। एंड इतना ही नहीं, सिर्फ डिले ही नहीं होता, उनका जो पैटर्न ऑफ एक्विजिशन है स्पीच एंड लैंग्वेज का उसमें भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जिनके कारण जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है अगर हम पहले उसकी तरफ ध्यान ना दें तो वो हमेशा ऑड वन आउट रहता है। तो इसीलिए पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ये ज़रूरी है जानना कि क्या पैटर्न है जिससे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं वो बोलना एंड लैंग्वेज सीखते हैं और कैसे हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में। तो पहली जो हमारी स्लाइड है वो है डेवलपमेंटल लेवल्स। इसमें जो है ये नॉर्मल बच्चों का है, मतलब हर एक बच्चा इस स्टेज से गुजरता है एंड इसमें भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। पहला डेवलपमेंटल लेवल्स में सबसे पहली चीज़ ये है कि 3 स्टेजेस होती हैं, प्री कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड पोस्ट कैनोनिकल। ड्यूरिंग द प्री कैनोनिकल पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 6 months, the child produces mainly grunt-like and vowel-like sounds. Between 6 months and 10 months, the child begins to combine vowels and consonants to form adult-like syllables. These vocalizations, called as canonical syllables or babbling, are an important hallmark of early speech development. Between 8 months and 10 months, the children typically begin to produce the complex and speech-like vocalizations found in the post-canonical level. तो अगर हम देखें कि 3 स्टेजेस जो हैं वो हर बच्चा जो है वो उनको फॉलो करता है, दैट इज़ प्री कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड पोस्ट कैनोनिकल। बर्थ से 6 महीने का जो बच्चा है वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालता है, जैसे कि आऊ करेगा या कुछ भी, जैसे भूख लगी है उसके लिए अलग प्रकार की आवाज़ निकाल रहा है, या रो रहा है उसके अलग अलग प्रकार का रोना है। तो उस काइंड के जो साउंड्स हैं जो यूजुअली वॉवल्स होते हैं, मतलब आ ई, इस काइंड के लेटे लेटे बच्चा निकालता है, या 4-5 महीने में जब उसका थोड़ा सा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, गर्दन के बैठना थोड़ा सा विद सपोर्ट, या कई बच्चे विदाउट सपोर्ट भी बैठते हैं उस टाइम पे, तो वो साउंड्स जो निकालते हैं वो स्टेज में फॉल करते हैं। दूसरी स्टेज ये है कि जब वो वॉवल्स को मिलाते हुए कुछ कॉन्सोनेंट्स की भी एडिशन करते हैं उसमें, जैसे कि पापा पापा लेटे लेटे बोल होंगे, या आ बा पा
इस काइंड के कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं बैबलिंग स्टेज। एंड ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो करना जो है ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये अनइंटेंशनली ही बच्चा इन स्टेजेस के थ्रू पास करता है। पहले वोवल लाइक कुछ अट्रेंसेस निकालता है, फिर कॉन्सोनेंट्स के साथ ज्वाइन करता है, और फर्स्ट ईयर का जब उसका फर्स्ट बर्थडे आता है या 1 महीना पहले या ±2-3 मंथ्स हम कह सकते हैं, उस टाइम पे जो बच्चा है वो फर्स्ट वर्ड बोलना भी स्टार्ट कर देता है। तो यूजुअली हमारे में बहुत कॉमन सा फ्रेज यूज़ करते हैं कि द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग बाय फर्स्ट ईयर एंड स्टार्ट्स वॉकिंग ऑल्सो बाय दैट टाइम। तो जो फर्स्ट बर्थडे है वो इतना क्रूशल माना जाता है क्योंकि उसी समय बच्चे ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेप वॉकिंग वाइज लिया होता है, एंड बोलने के लिए भी एटलीस्ट 1 या 2 वर्ड्स उसके कॉमन वोकैबुलरी के ही जो डेवलप होने होते हैं वो हो जाते हैं। एंड 8 से 10 मंथ्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देते हैं, और जो पेरेंट्स बोलते हैं उसके इंटोनेशन पैटर्न को वो कॉपी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं वो मीनिंगफुल रहेगी। जैसे अगर मैं अपने बच्चे से बोलती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, वो उसका एक सेगमेंट जो है कर रहे हो ऐसे करके फॉलो करेगा, एंड उसमें जो है हमें इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसके बाद फर्स्ट वर्ड स्टेज पे जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये है नॉर्मल चिल्ड्रन की। मगर जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है वो इन सब स्टेजेस के से गुजरता है, मगर क्योंकि सुनने के कारण उसको कुछ फीडबैक नहीं मिलता है, तो वो स्टार्ट तो करता है हर स्टेज, मगर वो स्टेज प्रोलॉन्ग होकर ना नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाती है। तो काफ़ी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ने ना 6 महीने में बैबलिंग करी थी मैडम, मगर उसके बाद वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो जो बैबलिंग है ना वो भी एक काइंड का सेल्फ रीइंफोर्समेंट होता है बच्चों के लिए, कि वो खुद बैबल करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, फिर खुद उस आवाज़ को सुन के खुश होते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। मगर जिस बच्चे का ऑडिटरी चैनल जो है वो बंद है, तो उसको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही, वो अपनी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा कि क्या निकाल रहा है, तो क्या होगा कि थोड़ी देर निकालने के बाद ना वो आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देता है निकालने। काफ़ी स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है कि जो बैबलिंग है बच्चे की, अगर वो थोड़ा टाइम तक प्रोलॉन्ग ना हो या उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो, उससे भी जो रिसर्चर्स हैं या जो कुछ स्टडीज़ करते हैं, दे कैन मेक आउट दैट द चाइल्ड इज़ हैविंग ए प्रॉब्लम। तो ये जो 2-3 माइलस्टोन्स हैं, बैबलिंग, वोकलाइजेशन, ये हमें बहुत ही इनकी तरफ ध्यान देना है और ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे में ये स्टेज डेवलप हो रही है कि नहीं। अब जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो है वो इन कारणों के इन रीजंस के कारण अफेक्टेड रहती है। चेंजेस इन अर्ली माइलस्टोन एक्विजिशन, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक एंड प्रैग्मेटिक डिफरेंसेस, स्पीच प्रोडक्शन वेरिएशंस, वॉइसिंग एंड सुप्रासेगमेंटल डिफरेंसेस एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो ये जो 4 चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, एक्चुअली क्योंकि इनमें डिफरेंसेस होते हैं तो बच्चे की जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में हम देखते हैं स्लो तो होती ही है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट रूट भी फॉलो करने लगती है। कई बच्चे जनरली स्लो होते हैं, कई बच्चों का जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। कुछ ऐसे साउंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं जो हम नॉर्मल बच्चों में नहीं देख पाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि उनका जो ऑडिटरी चैनल है, जो हमारा मेन चैनल है कुछ भी सीखने का, वो जो चैनल है अगर वो अफेक्टेड रहेगा तो बेसिकली दे विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि कितनी चीज़ें जो हैं हमें सिखाई नहीं जाती हैं पेरेंट्स से, मगर वो हम सुन सुन के खुद समझ जाते हैं और खुद बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर थोड़ा सा हम सोचें कि 2 to 3 इयर्स का जो बच्चा है उसकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ जाती है। किसी भी मदर या फादर के पास इतना टाइम नहीं वो लगाते हैं कि वो 1000 ऑफ वर्ड्स उसको सिखाएंगे या कॉम्बिनेशंस कैसे करना है, हम कोई बिठा के थोड़ी उसको सिखाते हैं। मगर वो बच्चा क्या है, एडल्ट के अटरेंसेस सुनता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में उनकी इम्प्रिंटिंग होती जाती है, एंड व्हेन द राइट टाइम इज़ देयर, जब उसके आर्टिकुलेटर्स रेडी हैं, मतलब उसका मैच्योरेशन हो गया है, देन ही स्टार्ट्स यूजिंग दोज अटरेंसेस जो भी उसने सुनी होती हैं। तो मैम ऐसे ही होता है कि जैसे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन, जिनका हियरिंग लेवल अगर हम कहें कि नॉर्मल है, हाँ, तो वो अपने एडल्ट्स की, फैमिली मेम्बर्स की मतलब इमिटेटिव लर्निंग होती है, इसलिए वो मतलब वो वर्ड्स बोल पाते हैं। काफ़ी इमिटेटिव लर्निंग भी होती है, एंड दूसरा एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी होता है, मतलब इन्नेट कैपेसिटी है हर चाइल्ड की लर्न करने की, एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो उसको कॉग्निशन है, समझ है, प्लस उसके जो लैंग्वेज एरियाज़ हैं ब्रेन के,
प्लस इमिटेशन प्लस एनवायरनमेंट, ये चारों पांचों चीज़ें जो हैं ये जॉइन हो जाती हैं एक साथ में एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग लैंग्वेज। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को मतलब रोज़ बिठा के इनपुट दे रहे हैं, बट स्टिल द चाइल्ड इज़ लर्निंग बिकॉज उसका एक्सपोजर जो है लैंग्वेज को वो बहुत अच्छा है। तो जैसे ये आपने बताया कि एनवायरनमेंट सराउंडिंग स्टिमुलेशन, Yes. तो मतलब दे आर एक्टिंग एज अ प्री रिक्विजिट फॉर स्पीच एंड यस, दे लैंग्वेज। आर प्री रिक्विजिट्स, प्रीकर्सर्स, जिनमें अगर एक या दो कम होंगे तो आप डेफिनेटली उसका जो डिफरेंस है ना वो बच्चों में देखेंगे। अब काफ़ी आजकल मतलब ये ट्रेंड है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे अकेले होते हैं घर पे, तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि इन बच्चों की जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है तब भी डिले देखे गए हैं, क्योंकि उनको स्टिमुलेट करने के लिए कोई नहीं है। दे हैव द अपरेटर्स, मतलब सब उनके पास है यूज़ करने के लिए, बट एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें यूज़ करना है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए उनके पास कि वो स्पीच एंड लैंग्वेज यूज़ कर सकें। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर कम हो तो बच्चे को वैसे ही डिले हो सकता है, चाहे हियरिंग लॉस ना भी हो, नॉर्मल हियरिंग हो, फिर भी बच्चा ऐसे सिम्टम्स दिखा सकता है कि उसका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एज के हिसाब से नहीं हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड। जितना एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेगा उतना ही बच्चा ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा। एंड काफ़ी बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हम तो पूरा टाइम देते हैं मगर फिर भी बच्चा नहीं बोल रहा है, या बाकी बच्चे भी तो ऐसे ही सीख जाते हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा फैक्टर है जो मेन यहाँ पे जो है वो वर्क कर रहा है। अब जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में तो एक फिजिकल लिमिटेशन है कि एक मेन चैनल, ऑडिटरी चैनल जो है वो उसका बंद हुआ है, तो अगर ऑडिटरी इनपुट नहीं मिल रहा है तो कितने % ऑफ द नॉलेज ही इज़ लूजिंग ऑन। अगर बच्चा बहुत छोटा होता है ना, एक्चुअली आजकल तो स्टडीज़ ने ये भी प्रूव कर दिया कि जब बच्चा मदर के पेट में भी होता है तो तभी ही इज अवेयर ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलेशन। अगर आप कोई भी म्यूजिक लगाएं या कुछ लगाएं एंड इट्स लाउड दैट द चाइल्ड कैन एक्चुअली लिसन, तो बेबी की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है इन द वूम्ब ऑफ द मदर। सो फ्रॉम द टाइम दैट द चाइल्ड इज कंसीव्ड एंड कुछ टाइम जब तक उसका ऑडिटरी अपरेटस जो है, ये मैकेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है, उसके बाद लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड बी एक्सपोज टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में क्या है कि अगर वो ऑडिटरी चैनल ही बंद है तो ही इज लूजिंग ऑन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब ऑडिटरी चैनल नहीं है तो उसको इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं मिलेगा तो फिर वो उसका आउटपुट नहीं दे सकता पाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है हम देख के सीख जाते हैं, हम कई बार लिप मूवमेंट्स देख के भी कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, बट वो सिर्फ थोड़ा सा % फॉर्म करता है। मैक्सिमम चीज़ें जो है हम सुन के सीखते हैं, काफ़ी चीज़ें टच से सीखते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्लेज अ रोल, बट ऑडिटरी चैनल जो है दैट इज़ वेरी, जैसे सेंस इंपॉर्टेंट है, सीइंग इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ऑडिटरी इनपुट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो अब इसमें अगर हम आए कि चेंजेस इन अर्ली माइलस्टोन एक्विजिशन, जो पहले मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उन्हीं में डिले हो जाता है, तो इसी के कारण जो है बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज के जो डेवलपमेंट है वो स्लो रहती है। सेकंड है कि सिमेंटिक, सिंटैक्टिक एंड प्रैग्मेटिक डिफरेंसेस रहते हैं, मतलब जो उनके लैंग्वेज के कंपोनेंट्स होते हैं, सिमेंटिक्स होता है, सिंटैक्स होता है, प्रैग्मेटिक्स होता है, तो उन एस्पेक्ट्स में भी डिफरेंस आने लगता है। थर्ड है स्पीच प्रोडक्शन की वेरिएशंस, जिस तरीके से हम नॉर्मल लोग स्पीच प्रोड्यूस करते हैं ना वो भी उसी तरीके से ही करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो अफेक्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है तो जो उनका आउटपुट होता है ना वो फॉल्टी होता है। तो अगर कोई डेफ स्पीकर है, जब वो बोलता है ना तो एवरीवन लुक्स अराउंड कि हाँ कोई अलग सा बोल रहा है, कुछ हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है, ये आवाज़ इतनी नॉर्मल नहीं सुनाई दे रही जितनी हमारी आवाज़ है। तो काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं, रेस्पिरेशन, फोनेशन, आर्टिकुलेशन, जो इंटर रिलेटेड हैं स्पीच प्रोडक्शन के लिए। उनमें से अगर कोई भी इफेक्ट होगा तो जो आउटपुट होगा दैट विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड इन दैट वे। एंड वॉइसिंग एंड सुप्रासेगमेंटल डिफरेंसेस। सुप्रासेगमेंटल का मतलब है कि जो उतार चढ़ाव होते हैं हमारी स्पीच में, अगर वो उतार चढ़ाव ना हो तो हमारी स्पीच बहुत मोनोटोनस होएगी। जैसे रोबोटिक स्पीच होती है ना, तुम क्या कर रहे हो, आजकल काफ़ी मूवीज़ में ऐसे रोबोटिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, मगर एक ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंटोनेशन वेरिएशंस एंड हमें वो वेरिएशन सुनना अच्छा लगता है। अगर ना हो तो थोड़ी देर में ही हमारा जो अटेंशन है या इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है उस चीज़ से। मतलब हम अपने नॉर्मल रूटीन में भी देख सकते हैं कि
we have different tone to talking to different people. Yes. Like how we talk to our friends, how we talk to our teachers, relatives. सबसे बात करने का हमारा स्टाइल और टोन अलग होता है. बिल्कुल. एंड स्ट्रेस भी अलग रहता है. अगर मैं किसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहती हूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके बात करूँगी. अगर क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ तो मेरी इंटोनेशन राइजिंग इंटोनेशन होगी. तो उससे अगर कभी कभी मैंने किसी ने ना भी सुना मैं क्या पूछ रही हूँ, मगर वो जो मेरा एक राइजिंग पैटर्न उससे पता चल जाएगा कि मैं कुछ पूछ रही हूँ. तो ये जो क्यूज़ है ना, ये मतलब हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं, मगर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारा मैसेज अगर इफेक्टिवली किसी को सुनना है. सो दीज क्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज क्यूज़ आर अफेक्टेड इन हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. क्यों अफेक्टेड? बिकॉज उनका जो परसेप्शन है क्यूज़ का, जो पिच का परसेप्शन है या और कोई परसेप्शन इंटेंसिटी का है, वो भी अफेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ द ऑडिटरी चैनल. तो वो जो सुनेंगे वो वही बोलेंगे. अगर वो परसीव ही नहीं कर पाएंगे डिफरेंसेस तो उनका जो आउटपुट होगा वो भी बिल्कुल मोनोटोनस होगा. तो उनकी स्पीच हम थोड़ी देर के लिए सुन लेंगे, मगर उसके बाद लगेगा कि नहीं अब इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस स्पीच में. सो दैट वे अगर वो कुछ बोलेंगे भी तो इट इज़ पॉसिबल दैट देयर कैन बी स्लाइट वेरिएशंस जिससे हमें लगे कि स्पीच इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रही है. उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन चेन में ब्रेक डाउन हो जाता है. अगर लिसनर जो है वो बहुत अटेंशन दे के भी सुनता है, फिर भी कितनी देर तक अटेंशन दे पाएगा? अगर एबनॉर्मल होगा चीज़ें तो ही विल नॉट बी एबल टू पे मच अटेंशन. तो उससे क्या होगा कि जो स्पीकर है वो भी अपना कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा. सो इट विल लीड टू ए कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन. मैम जैसे आपने बताया कि रोबोटिक स्पीच होती है, मतलब आई हैव सीन अ केस की जिसमें पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम है, मतलब वो स्टटरिंग प्रॉब्लम है, वो ठीक से नहीं बोल पाता है. बट व्हेन इट कम्स टू द रोबोटिक स्पीच ही इज स्पीकिंग फ्लुएंटली. तो what may be the reason for that? You mean to say कि जब वो कन्वर्स करता है, नॉर्मल जैसे आपका और मेरा कन्वर्सेशन हो रहा है तो तब वो अटकता है कि अच्छा. जैसे अगर उसको बोलना है कि मम्मी खाना दे दो तो ही स्पीक्स मम्मी मुझे खाना, मतलब अटक रहा है. हाँ. बट अगर उसको बोलो कि रोबोटिक्स टाइप में बोलो तो मम्मी मुझे खाना दे दो, देन ही स्पीक्स फ्लुएंटली, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. से ये प्रॉब्लम इसलिए सेकंड वाले जो आप तरीका बोल रहे हो उसमें नहीं होती है, क्योंकि उसमें ना उसने एक जैसे कि एक रिदमिक पैटर्न जो है वो उसने मेंटेन कर लेता है. तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं करनी है. जब हमें वेरिएशन करना है या सोच के कुछ बोलना है ना, तब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. जैसे अगर उसने बोलना मम्मी खाना दो, तो मम्मी के बाद रुकना भी है, फिर खाना बोलने के लिए ख के ऊपर फिर से स्टार्ट करना है. तो वो हवा उस समय उस रिदम में बाहर आनी चाहिए. मगर स्टैमरिंग की मेन प्रॉब्लम ही ये है कि जो एयर का ब्रेथ स्ट्रेम है ना, उसमें ही थोड़ा मतलब उसके कोऑर्डिनेशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं. तो जब वो रोबोटिकली बोलता है ना, तो उसने एक ही इंटोनेशन में सब बोलना है, तो उसको वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है. मगर जब रुक के बोलना है और फिर अचानक कुछ स्टार्ट करना है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है. इसीलिए आप स्टैमरर्स में ये भी देखोगे जब वो गाना गाते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो एक बार सांस लेते हैं और उसी सांस पे गाते रहते हैं. मगर जब आप कन्वर्सेशन के लिए बोलोगे तो ही हैज़ टू वेट फॉर हिज टर्न. मैं कुछ बोलूँगी तब तक उसकी एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी, तब तक उसका ब्लॉक और बढ़ सकता है, तब तक उसका प्रोडक्शन का लेवल और ज़्यादा वैसा हो सकता है. मगर जब सिंग कर रहा है तो उसने रटा हुआ है क्या गाना है उसने, तो वो एक पैटर्न में एक लय में जो है वो गाता चला जाएगा. तो इसीलिए जो है स्टैमरिंग की प्रॉब्लम इस सिचुएशन में कम होती है. नॉर्मल कन्वर्सेशन या अचानक कोई कुछ पूछ रहे तो उसमें ज़्यादा हो जाती है. इसीलिए कि जब हम बात करते हैं वेरिएशंस की तो ये तभी हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं. एंड हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो एक बाकी इनपुट आउटपुट की तो प्रॉब्लम है ही है, साथ साथ में अगर स्टैमरिंग हो तो देन द प्रॉब्लम कैन रियली बिकम सीवियर. क्योंकि जो भी वो बोलने की अगर कोशिश कर रहा है, अगर उतने कम अटरेंसेस में भी वो अटक रहा है तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अटरेंसेस और कम हो सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा आप असेसमेंट करो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से एस्पेक्ट्स इन 4 एस्पेक्ट्स में अफेक्टेड हैं, एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन दैट. तो हमारे जो गोल्स रहेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन ईच एरिया कि कहाँ कहाँ क्या डेफिसिट है, एंड उसके ऊपर हम वर्क करते हैं. अब डिफरेंसेस जो आते हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की स्पीच में है वो है रेस्पिरेशन एंड इट्स कंट्रोल, phonation and its control, articulation, suprasegmentals, poor coordination among each and poor intelligibility. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम बात करते हैं
It's not very easy. It's actually a combination of 4 stages: respiration, phonation, articulation, फिर उसके बाद हम उसको अपनी ब्रेन में जो है परसीव करते हैं. तो कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो इट विल अफेक्ट द अदर सब सिस्टम. वैसे जो ये वाले सिस्टम्स हैं इनमें इनका हमारी बॉडी में ये रोल है कि हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं. स्पीच इज़ एन ओवरलेड फंक्शन ऑन देम, मतलब एक्स्ट्रा काम भगवान ने दिया हुआ है हमारे इन फंक्शंस को कि आप बोलने में भी हेल्प करो. तो अगर कोई भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, अगर ये इंटर रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट सिस्टम विल गेट अफेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, अगर उसके किसी एक एरिया में प्रॉब्लम है तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी. या तो हम उसको पूरा क्रॉस करें, मगर दैट स्टेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हो सकता है वो गैप बहुत ज़्यादा हो, दैट्स नॉट पॉसिबल इन स्पीच. तो अगर इन चारों में से किसी में भी प्रॉब्लम है, इट कैन लीड टू प्रॉब्लम इन स्पीच प्रोडक्शन. मतलब जो प्रोड्यूस करेगा बच्चा स्पीच, वो एबनॉर्मल साउंड करेगी एंड इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर्स. कोई आराम से भी जा रहा होगा तो ऐसी स्पीच सुन के वो कहेगा कि कौन है जो ऐसे बात कर रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है इसको. देन विल कम टू नो कि अच्छा ये एक हियरिंग इम्पेयर्ड बंदा है. एंड ये सब चीज़ों में से अगर कोई भी एस्पेक्ट अफेक्टेड हो तो उससे क्या होता है कि हमारी इंटेलिजिबिलिटी जो है, मतलब कि सुनने वाला कितना समझ सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो भी अफेक्ट हो जाती है. एंड अगर हमारी इंटेलिजिबिलिटी अफेक्टेड है तो कोई हमारी स्पीच में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा. अब जैसे कि मैं अब आज इस टॉक के लिए आई हुई हूँ, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक बार रेपिटेशन के लिए आस्क करेंगे, यू विल आस्क द सेकंड टाइम, बट थर्ड टाइम कितनी बार आप पूछ सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग टू मी, आई हैव टू बी क्लियर इन व्हाट आई से. Then there will be no sustenance in the interest. Yes, and जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, they would be like समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कुछ इनका प्रोनाउंसिएशन ही कुछ अलग लग रहा है. सो इंटेलिजिबिलिटी, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हमारी वोकैबुलरी कितनी भी अच्छी हो, हमें कितने अच्छी लैंग्वेजेस आती हों, मगर जब हम वो लैंग्वेजेस बोलते हैं तो वो कितना समझ में आती है लिसनर को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इवेंचुअली अगर हम जो मैसेज दे रहे हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ऑफ नो यूज़. इसका मतलब हम खुद से ही बात कर रहे हैं. एंड कम्युनिकेशन में तो नहीं ऐसा हो सकता कि सिर्फ वन वे प्रोसेस तो है नहीं है. इट इज़ एक्चुअली अ 2-way प्रोसेस वेयर यू आर स्पीकिंग एंड द अदर पर्सन इज लिसनिंग. देन रोल रिवर्सल हो जाता है, फिर कभी आप सुनते हैं एंड दूसरा बोलता है, कभी हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है. सो इंटेलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. That means there should be proper coordination of the speech production mechanisms and with the listeners and the speakers communication. yes, मतलब जो हमारा स्पीच प्रोडक्शन का सिस्टम है हमारे एंड पे, दैट शुड बी कोऑर्डिनेटेड. एंड लिसनर की जो हियरिंग है दैट शुड बी नॉर्मल. क्योंकि अब जैसे मैं किसी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे से अगर बात करती हूँ तो मैं अपनी तरफ से सब बोल रही हूँ, मगर बिकॉज उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो वो समझ ही नहीं पाएगा. देयर विल बी अ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन चेन में दोनों जो हैं, स्पीकर एंड लिसनर, उनके सिस्टम्स इंटैक्ट होने चाहिए. और देयर शुड बी असिस्टिव डिवाइसेस. देन ऐसा नहीं है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं वो नहीं इंटरेक्ट कर पाते, वो कर पाते हैं, बट देन हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं, या आजकल जो कॉक्लियर इम्प्लांट्स आए हुए हैं वो यूज़ करते हैं. या अगर सिवियरिटी ज़्यादा है या मल्टीपल हैंडीकैप बच्चा है तो देन देयर इज़ ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स. सो बेसिकली एवरीथिंग हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड. स्पीच प्रोडक्शन का हर सिस्टम का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. अब डेविएशंस इन रेस्पिरेशन में वी हैव इनअप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न्स, inadequate breath support, inadequate breath control and forced expiration while speaking. अब जब हम बात करते हैं inappropriate breathing patterns की, that means कि यूजुअली हम जब बात करते हैं तो जो हवा बाहर आ रही है हम उसके ऊपर बात करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हवा अंदर लेते समय कुछ बोलने की कोशिश करें, इट इज़ वेरी टफ. अब ये जो फॉल्टी पैटर्न है कि हम अंदर लेते समय बात करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी बच्चे जो है इसको सीख लेते हैं. ये सीख लेते हैं इसलिए वो एट द मोस्ट एक वर्ड बोल पाएंगे, मगर जो हमें सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं वो नहीं कर पाते हैं. सो बेसिकली उनका बेसिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो इंटैक्ट है, बट द वे दैट दे आर ट्राइंग टू स्पीक दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम. सेकेंड है इनएडिक्वेट ब्रेथ सपोर्ट. उसका मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम भाग रहे होते हैं एंड कुछ बोलने की कोशिश करते हैं
तो हम हाफते हैं साथ में, या हमने कुछ उठाया हो और बोलने की कोशिश करते हैं, तो तब भी ऐसे बहुत एफर्टफुल स्पीच होती है। तो जो जितना ब्रेथ सपोर्ट हमें चाहिए एक सेंटेंस बोलने के लिए, वो हमारे पास नहीं होता। तो 2 या 3 वर्ड्स बोलने के बाद ना हम मतलब हमारा ब्रेथ सपोर्ट खत्म हो जाता है, हमें फिर रुकना पड़ता है, फिर सांस लेना पड़ता है। बट नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम उससे ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनमें कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आती है कि जो एयर चाहिए 6 या 7 वर्ड्स वाले सेंटेंस के लिए, वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। एंड 2 वर्ड्स बोलने के बाद ही उनकी जो एयर है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो रुकेंगे, फिर वो सांस देंगे, फिर वो बोलेंगे, तो वो थोड़ी एबनॉर्मल स्पीच साउंड करती है। तो प्रॉब्लम वहाँ भी आ सकता है। तीसरा ये है कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन वाइल स्पीकिंग, मतलब बोलने के टाइम कुछ हवा का एहसास होना, जैसे ज़बरदस्ती बोल रहे हैं या एफर्टफुली बोल रहे हैं। तो इस काइंड की स्पीच भी जो है हमने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में देखी है। There can be problems learning in coordinating control of their breathing while speaking, speaking on inspiration as well as expiration, and tend to produce short bursts of speech. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है कि सांस लेते समय बोलने में उनका जो है कुछ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या सांस लेने के टाइम भी बोलने की कोशिश करेंगे और बाहर देने के टाइम भी बोलने की कोशिश करेंगे, या थोड़ी थोड़ी हवा जो है बोलने के साथ साथ वो बोलेंगे, तो फिर उनकी स्पीच जो है वो नॉर्मल नहीं साउंड करती है। इसके बाद आता है कि देयर कैन बी डिविएशंस इन वॉइस। अभी जो मैंने आपको बोला था स्पीच का मतलब है कि जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ, वॉइस का मतलब है मेरी आवाज़ कैसी साउंड कर रही है। तो जो आवाज़ है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की, उसमें भी डिविएशंस हो सकते हैं। डिविएशंस का मतलब है कि नॉर्मल से हट के कुछ हो तो हम बोलते हैं डिविएशन है। अब कितना हटके है वो अगेन डिपेंड करता है कि किस डिग्री की डिविएशन है। इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी मॉडरेट, इट कैन बी सीवियर, डिपेंडिंग के कितना अलग लग रहा है एक नॉर्मल स्पीकर से। तो इसमें हो सकता है डिसऑर्डर्स ऑफ पिच एंड इट्स कंट्रोल, डिसऑर्डर्स ऑफ लाउडनेस एंड इट्स कंट्रोल, डिसऑर्डर्स ऑफ ड्यूरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ वॉइस क्वालिटी। अब डिसऑर्डर्स ऑफ पिच एंड इट्स कंट्रोल में पिच का मतलब है कि हमारी आवाज़ कितनी मोटी या पतली है। अगर आपको पता होगा कि जो फीमेल्स हैं उनकी आवाज़ पतली होती है काफ़ी, एंड जो मेल्स होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है। एंड बच्चों की आवाज़ जो है वो 10, 11, 12 साल तक मतलब ऑलमोस्ट सेम रहती है। कभी कभी फ़ोन करते तो हम रियलाइज़ नहीं करते कि लड़की से बात करें कि लड़के से करें। उसके बाद जब प्यूबर्टल चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं बॉयज़ में, तो तब उनकी आवाज़ जो है वो भारी होनी स्टार्ट हो जाती है। मगर कुछ ऐसे भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हम देख सकते हैं जिनकी आवाज़ जो है उनके सेक्स के हिसाब से मैच नहीं करती है, तो ऐसा डिविएशन भी होना पॉसिबल है। लाउडनेस का मतलब है कि जितनी ऊंची, मतलब कभी कभी हम किसी को बोलते हैं कि आप सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं, तो कितनी ज़ोर से बोल रहा है, जितनी ज़रूरत है ऊंची होने की उतनी उसकी आवाज़ ऊंची है कि नहीं है। थर्ड है ड्यूरेशन, कि वॉइस को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। एंड क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब है कि आवाज़ सुनने में कैसी लग रही है। तो इसमें अब आते हैं मैम, जैसे आपने बताया कि डेविएशंस होते हैं, पहले हमने देखा कि डेविएशन स्पीच में किस तरीके से हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा था इंटोनेशन, वेरिएशंस, ये सब अफेक्टेड होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में। और अब हमने देखा कि पिच या सुप्रासेगमेंटल एस्पेक्ट्स, मतलब इन तरह के चीज़ों में हमारे डेविएशंस होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में। ये जैसे कि एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं कि किस तरह की डेविएशंस हम देख सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में। बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments.
सुनो जो कहानी He loves Mohammad Rafi and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें He also uses crutches for mobility. धीरे धीरे चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? जो खाली बैग है। Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में
भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। आप लोगों को हर एक वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन, जहाँ पे हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ब्रेक में जाने से पहले हम कुछ डेविएशंस के बारे में जान रहे थे हमारे एक्सपर्ट से, जिसमें हमने देखा था कि स्पीच में किस तरह की डेविएशंस हो सकती हैं और हमने फिर देखा कि वॉइस में किस तरह की डेविएशंस हो सकती हैं। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और किन तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे फेस करते हैं अपने स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के टाइम पे। Voice characteristics of individuals with hearing impaired are abnormal. The ability to modulate production by auditory feedback is impaired. पहला पॉइंट जो है उसका मतलब ये है कि जो वॉइस है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम वॉइस का मतलब मैं आवाज़ से मेरा मतलब है, उनकी जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों की जो आवाज़ होती है वो एबनॉर्मल होती है, मतलब डिविएट करती है नॉर्मली जैसी हमारी आवाज़ होती है। एंड अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करने में हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो खुद अपनी आवाज़ सुन के जो है उसको मॉनिटर नहीं कर पाते। एंड नहीं मॉनिटर करने का रीज़न है क्योंकि उनका ऑडिटरी चैनल जो है वो अफेक्टेड है। तो अगर देखा जाए, जब से हमारा आज का टॉक स्टार्ट हुआ है, हर चीज़ जो है वो ऑडिटरी चैनल के ऊपर आके रुकती है, चाहे वो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है, चाहे सुनने का है, चाहे वॉइस क्वालिटी है हियरिंग इम्पेयर्ड की, या कोई भी चीज़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। दैट एक्चुअली अगेन प्रूव्स द फैक्ट कि हमारे लिए मॉनिटर करना अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन या जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं आज, अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ इसमें, तो बिकॉज माई हियरिंग इज़ नॉर्मल, मैं अपनी आवाज़ खुद सुन के अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकती हूँ, विच इज़ ए वेरी नॉर्मल फिनोमिना इन ऑल ऑफ अस। मतलब कभी कभी हम कोई वर्ड गलत बोल देते हैं, कभी कुछ भी ऐसी गलती हमसे हो सकती है, मगर क्योंकि हम अपनी आवाज़ खुद सुन सकते हैं, खुद रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वी नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो हम अपने आप को ना इम्प्रूव कर लेते हैं। मगर अगर बाई चांस 1 या 2 दिनों के लिए हमारा ऑडिटरी चैनल बंद कर दिया जाए, तो हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि बस बात करे जा रहे हैं, सही बात करी नहीं करी, सही प्रोनाउंस हुआ नहीं हुआ, उसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस स्टेज में अगर हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए सोचें, तो आप खुद सोचिए कि हम कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, क्योंकि जो फीडबैक हमें मिलेगा लिसनर से वो कुछ और होगा, हम कुछ और कहना चाहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक इंटरेक्शन करने का एक एम था, वो हो सकता है वो एम ही पूरा ना हो पाए। तो ऑडिटरी फीडबैक कट ऑफ होने से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी अफेक्टेड हो सकती हैं। Prelingually hearing impaired group has most difficulty with control of pitch, usually higher than in normals, inappropriate loudness, usually too loud, minimal or inappropriate intonation, rhythm and stress pattern. Prelingually hearing impaired से हम समझते हैं वो बच्चे जिनका हियरिंग लॉस जो था वो लैंग्वेज डेवलप होने से पहले ही हो जाता है। एक्चुअली ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि लॉस किसी भी स्टेज पे हो सकता है। कई बच्चे हैं जैसे ही उनका बर्थ होता है उनको हियरिंग लॉस हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 4-5 साल के हुए, कुछ ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ या मेनिंजाइटिस या कोई भी ऐसा काइंड का कुछ प्रॉब्लम हुआ जो एग्रीवेट हो गया और जिससे कारण हियरिंग लॉस हो गया। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो प्रोबेबली 10, 15, 20 ईयर्स के हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ ट्रॉमा हो गया कान को, उसके कारण हियरिंग लॉस हो गया। एंड कुछ एडल्ट्स होंगे जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हम में से कोई भी हमारे पेरेंट्स जिनको एज रिलेटेड लॉस होता है। मगर इन सब काइंड ऑफ लॉसेस में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हियरिंग लॉस के वो डिफरेंट रहेंगे। जो एक छोटा बच्चा है जिसने पैदा होने के साथ ही साउंड नहीं सुना है, उसके लिए स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमें उसका एक्सपोजर ज़रूरी है। अगर 10 ईयर्स की एज पे आके लॉस होता है तो एटलीस्ट 10 साल तक उस बच्चे ने कुछ तो सुना है,
उसकी लैंग्वेज डेवलप हो गई है, उसको सिर्फ उसको ना सस्टेन करके रखना है, मतलब कंजर्व करना है कि वो भूल ना जाए उसको, क्योंकि अब यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, वो सुन नहीं पा रहा है। मगर जो 1 या 2 साल का बच्चा है जिसको लॉस होता है, अभी लैंग्वेज एक्विजिशन की एज थी और अचानक ही लॉस हो गया, तो उसके जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अफेक्ट होगी, एंड उस बच्चे का इम्प्रूवमेंट जो है वो स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू समवन जिसने बाद में एक्वायर करा हियरिंग लॉस। तो जो ऐसे प्रीलिंगुअली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं जिनको लॉस पहले से ही रहता है, उनमें मेजर हम पिच की प्रॉब्लम्स देखते हैं, और यूजुअली उनकी आवाज़ ना काफ़ी पतली रहती है, हाई पिच में बात करते हैं। दूसरा ये है कि वो अपना लाउडनेस जो है ना वो मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता ना, तो उनको लगता है कि दूसरे को भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो यूजुअली जब बात करते हैं ना तो एक हाई लाउडनेस पे करते हैं, एंड सामने वाले को बोलना पड़ता है कि मुझे सुनाई दे रहा है, तुम आस्ता बात करो, विच इज़ समटाइम्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द पर्सन हु इज स्पीकिंग। तो एक ऑडियंस को भी जज करके उस हिसाब से अपनी लाउडनेस को जो है वेरी करना या चेंज करना, वो एबिलिटी जो है वो भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में या इंडिविजुअल्स में जो है वो अफेक्ट हो जाती है। सो लाउडनेस तो अफेक्टेड होती ही है, पिच भी अफेक्टेड होती है। उसके बाद क्या होता है कि सुप्रा सेगमेंटल्स जो हैं उनके उतार चढ़ाव, इस चीज़ के बारे में हमने थोड़ी देर पहले काफ़ी विस्तार में बात करी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम ये मानते हैं कि वो हमारी स्पीच को कलर देते हैं, उसके बिना हमारी स्पीच बिल्कुल कलरलेस है, तो वो सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स भी अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको इंटोनेशन या पिच का एहसास ही नहीं है। जैसे तो जो कैसे- वेरिएशंस की बात करी थी हमने, वो वेरिएशंस कैसे करेंगे? वेरिएशंस करने के लिए आपको उनका एहसास सुनना ज़रूरी है कि क्या क्या माइन्यूट वेरिएशंस होती हैं। अगर आप वो नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियसली आप उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसके कारण उनकी जो स्पीच है या वॉइस है, जब अभी हम वॉइस की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी डिविएटेड साउंड करती है एंड एबनॉर्मल लगती है एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चे जिनको लॉस ना हो। तो जैसे आपने बताया प्रीलिंगुअल एंड पोस्टलिंगुअल एस्पेक्ट्स के बारे में, तो अगर हम उस एस्पेक्ट को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि जिन इंडिविजुअल्स को पोस्ट मतलब लैंग्वेज के एक्विजिशन के बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, तो उनके लिए थोड़ा इजी है कोप अप करने के लिए, एनवायरनमेंट के साथ चलने के लिए, क्योंकि दे हैव एक्वायर्ड समथिंग और उनको उस चीज़ की अवेयरनेस है। बिल्कुल। पर अगर जिनमें लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, जिनको साउंड की अवेयरनेस नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम है। एंड रिहैबिलिटेशन के रिजल्ट्स जो हैं, मतलब हम जितना भी थेरेपी दें या प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन लगाएं, एक इम्प्रूवमेंट का भी ना एक क्रिटिकल पीरियड होता है। आपको पता ही होगा, मतलब व्यूअर्स को हमारे, कि देयर इज़ अ क्रिटिकल पीरियड फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम ये मानते हैं कि जन्म से 5 साल की उम्र तक जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सबसे फास्ट रेट पे होता है, एंड चाइल्ड उस समय बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें सीखता है। तो अगर क्रिटिकल पीरियड के बाद जो है किसी को लॉस होता है, तो वो 5 इयर्स जो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, उस टाइम में उसने जितनी नॉलेज गेन करनी थी काफ़ी गेन कर ली है। अब कुछ ही रहती है, वो चलो हम किसी भी और तरीके से भी उसको हम दिलवा सकते हैं। मगर जिस बच्चे ने वो 5 साल जो हैं, जो मेन क्रिटिकल थे उसकी डेवलपमेंट के, अगर उसी टाइम पे उसको इनपुट नहीं मिला है, तो उसका जो रिहैबिलिटेशन है वो डिफ़िकल्ट भी होता है, प्लस प्रोग्नोसिस जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही पुअर होता है, मगर कंपैरिजन अगर किया जाए, जैसे कि आपने पूछा, तो उनका जो प्रोग्नोसिस है वो कम अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन जिन्होंने लैंग्वेज एक्वायर करने के बाद लॉस जिनको हुआ है। तो दैट इज़ वाई आजकल हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कुछ प्रिवेंशन पे काम कर रही है, ताकि ऐसी कोशिश की जाए कि ऐसे बच्चे ही ना हो जिनको हियरिंग लॉस है। कुछ फैक्टर्स तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, मगर काफ़ी ऐसे कॉजेज़ होते हैं हियरिंग लॉस के, जो अगर पेरेंट्स अवेयर हों तो हो सकता है कि बच्चों को ना हो हियरिंग लॉस, और अगर नहीं होएगा तो एटलीस्ट रिहैबिलिटेशन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वी कैन हैव नॉर्मल चिल्ड्रन। मगर अगर बाई चांस लॉस हो जाता है तो फिर प्रॉपर इंटरवेंशन एट द राइट टाइम ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, दैट प्लेज ए वेरी की इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोग्नोस्टिक ऑफ द चाइल्ड। मैम, वैसे मेजर रीजंस कौन से हो सकते हैं कि जिसमें हम मतलब सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ? अच्छा, जो रीजंस हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। पहला है प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब है कि जब बच्चा अभी माँ के पेट में ही है, अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनको कुछ डायबिटीज़ है जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन ली है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या कुछ ट्रॉमा हुआ है मदर को, या मदर माल नरिश थी, या उनको काफ़ी रेडिएशंस का एक्सपोजर है,
अब कुछ मंथ्स ट्राइमेस्टर्स के बाद तो यूजुअली अल्ट्रासाउंड्स वगैरह बोलते हैं, मगर दे आर लॉट ऑफ पीपल जो मतलब बार बार चाहते हैं कि हमारे ना करते रहो ताकि पता चलता है डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। उससे क्या होता है कि एक्सेस एक्सपोजर टू रेडिएशंस हो सकता है, या अगर मदर अल्कोहलिक है, या मदर में अगर कोई ऐसा जेनेटिक जीन है कि उनकी पहले की जनरेशन में किसी को लॉस रहा है, तो उससे भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को लॉस हो सकता है। ये हो गए प्रीनेटल फैक्टर्स। उसके बाद सेकंड आता है कि पेरीनेटल फैक्टर्स। पेरीनेटल फैक्टर्स का मतलब है कि ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक डिलीवरी करने के टाइम हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़े, और अगर वो अनट्रेन्ड नर्स के थ्रू होगी तो बच्चे को बाहर निकालने के टाइम क्या होता है कि फोर्सेप्स जो हैं उससे बच्चे के सर के ऊपर चोट आ सकती है, या बच्चा रोता नहीं है होने के बाद क्योंकि उसकी ब्रेन को जो है ऑक्सीजन नहीं जाती है, या होते साथ ही उसको जॉन्डिस हो जाता है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, या सीजर्स हो जाते हैं, या सेरिब्रल पैल्सी बच्चा है, या बर्थ वेट बहुत ही कम है, वीक है, या प्री मैच्योर बेबी है, तो इन सब कॉजेज़ से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। एंड उसके बाद आते हैं पोस्ट नेटल कॉजेज़, दैट इज़ आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसके बाद से आगे मेडिकल कंडीशंस तक। तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, कोई वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, मेनिंजाइटिक अटैक हो सकता है, या सीजर्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे उनकी एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन जिसमें हियरिंग एंड स्पीच एरियाज जो हैं अफेक्ट हो सकते हैं, उससे लॉस हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड इतना ही नहीं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है ना, उनमें ना काफ़ी बच्चों में ना इन्फेक्शंस कान की हो जाती हैं, जो कि ना स्लाइट इन्फेक्शंस होती हैं, जो टीचर्स जो हैं अगर अलर्ट ना हो या पेरेंट्स ध्यान ना दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फेक्शंस जो होती हैं वो बढ़ते बढ़ते ना परमानेंट लॉस क्रिएट कर देती हैं। तो अगर हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं और कभी कभी हमारे मन में ये शक आता है कि हमें लग रहा है कि ये हमारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या जो हम बोल रहे हैं उसका आंसर नहीं दे रहा है, तो वेट करने की बजाय इट्स बेटर कि हम एक प्रोफेशनल को दिखाएं, एक ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाएं। एट द मोस्ट ऑडियोलॉजिस्ट यही बोलेगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम अगर है, हमने उसको इग्नोर किया और आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड होते हुए इनर ईयर तक जाती है या नर्व तक जाती है, तो देन इट कैन लीड टू परमानेंट डैमेज। एंड उसके बाद फिर रिहैबिलिटेटिव ऑप्शंस ही हो सकते हैं कि हियरिंग एड लगाना पड़ेगा या इम्प्लांट लगाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट अगर हमें क्लोज रिलेटिव्स में शादियाँ जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। दो हमारे कुछ ऐसे मतलब कस्टम्स हैं या कुछ ऐसे सब ग्रुप्स हैं सोसाइटी के जो इनमें बिलीव करते हैं, मगर ऐसा स्टडीज़ से प्रूव हुआ है कि अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, जैसे कि क्लोज रिलेटिव्स में मैरिजेस होती हैं, तो जो जीन्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे या और कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है तो हम पेरेंट्स को भी यही बताते हैं कि बेटर है कि आप क्लोज रिलेशंस में शादी ना करिए, ताकि अगर बाई चांस जीन है भी तो वो जो है डोमिनेंट रहेगा, तो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर रिसेसिव है तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, मगर इन प्रोग्राम्स के थ्रू भी अभी तक हमें काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है। सो ये कॉमन कॉजेज़ हैं हियरिंग लॉस के, जो हम देख सकते हैं। काफ़ी केसेस जो आते हैं वो यूजुअली किसी न किसी को कोई इन्फेक्शन या मदर को प्रॉब्लम या अबॉर्शंस अगर बार बार होती हैं मदर की ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो उसके कारण भी लॉसेस आ सकते हैं। So there can be any kind of reasons at different stages, Yes. like you have told कि during birth, before birth और after the birth, और इसके बाद और कोई reasons हैं जिसके मतलब parents aware नहीं हैं उसके बारे में, बिल्कुल। कोई accident, कोई injury, तो किसी भी स्टेज पे कोई भी रीजन हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। एंड बिफोर गेटिंग टू आवर मेन टॉपिक, एक मेन चीज़ जो मैं सबको बताना चाहूँगी कि नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस एंड आजकल म्यूज़िक इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो रहा है कि हम सबको आदत है कि हम FM लगा के ना मैक्सिमम आवर्स बैठते हैं, घर से ही बाहर निकलते तो लगता है कि अपने FM सेट के बिना नहीं जा पाएंगे, मगर जितना हम ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर सम टाइम हमारी हियरिंग इफेक्ट हो सकती है उससे। तो ये कॉमन पॉइंट है सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम बड़ों के लिए भी, दैट एक मतलब आप 1 आवर सुन सकते हैं, मगर ये नहीं कि पूरा दिन ही हम मतलब सुनते रहे म्यूज़िक, वो भी बिल्कुल एट द ईयर ड्रम लेवल, और वो भी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है कि अगर हम कम वॉल्यूम पे सुनते हैं। ठीक है, आप उस समय एंजॉय कर रहे हैं, मगर इन द लॉन्ग रन आप अपने लिए ही
हियरिंग लॉस मतलब प्रॉबेबली उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि बाद में आपको हियरिंग लॉस जितना बुढ़ापे में होना चाहिए उससे पहले ही हो जाएगा। सो ये कॉमन चीज़ें हमें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। तो स्मॉल फैक्टर्स कैन एड अप टू द प्रॉब्लम। यस यस। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तो हमने सुप्रा सेगमेंटल्स की बात करी। उसके बाद अगर हम क्वालिटी की बात करें तो कई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हाइपर नेज़ालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या अनयूजुअल वॉइस क्वालिटी characterized by over aspiration and spectral noise leading to harshness of voice। तो हाइपरनेज़ालिटी का मतलब है कि जो हमारी एक नाक से बोलने की टोन आती है ना, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो ऐसा परसीव होता है कि कोई इंसान नाक से बोल रहा है, जैसे मामा पापा। तो कभी कभी नहीं, बहुत बार हमने ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे देखे हैं जिनकी स्पीच बहुत ज़्यादा नेज़ल होती है, एंड जितनी नेज़ालिटी बढ़ती जाएगी ना उतनी इंटेलिजिबिलिटी कम होती जाएगी। मतलब बच्चा अगर वर्ड्स जानता भी है मगर अगर वो नेज़ल टोन में बोल रहा है तो लिसनर के लिए एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो जाती है समझने के लिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इट इज़ अनकंफर्टेबल। यस, इट्स अनकंफर्टेबल एंड स्ट्रेनियस फॉर द लिसनर। कुछ टाइम तक मैं सुन लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहीं अपना एफर्ट लगाऊंगी सुनने के लिए। सो अगर हाइपर नेज़ालिटी का कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा हो तो उससे भी इंटेलिजिबिलिटी कम होती है, एंड ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में काफ़ी हद तक देखा जाता है। वॉवल्स भी जो हैं, जैसे आ है, आ बोलने के बजाय आ, आंग, पापा, इस तरीके से उनकी स्पीच साउंड करती है। मैम जैसे यहाँ पे आपने नेज़ालिटी के बारे में बताया, उसमें जैसे कई बच्चों को देखा है, मतलब नॉर्मल भी अगर हम देखें कि जैसे ड्यूरिंग बर्थ, मतलब जैसे उनका बर्थ हुआ देखा कि एक क्लेफ्ट है उनके, तो उसका ऑपरेशन करवा लिया, ठीक है, पर उसके बाद जो अगर जब उनकी स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तो ये अक्सर देखा जाता है कि उनकी वॉइस भी हाइपर नेज़ालिटी। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी एक अच्छा एंड अप्रोप्रिएट पॉइंट अभी बताया है। एक्चुअली जो क्लेफ्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्या होता है कि हमारा जो तालू है ना उसमें एक छेद होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्लेफ्ट एंड इट इज़ कंजेनाइटल। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तभी क्लेफ्ट होता है। आजकल बहुत अच्छी सर्जरीज आ गई हैं कि उस क्लेफ्ट को ना बंद किया जा सकता है, सर्जरी से सुचरिंग कर देते हैं एंड इंटरनल टिश्यूज़ को जॉइन करते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है कि उसमें ना फिस्टुला रह जाता है, मतलब छेद रह जाता है। अगर छेद नहीं भी रहता तो कभी कभी जो उसका वीलोफेरेंजियल मैकेनिज्म है उसमें इनसफिशेंसी होती है, मतलब जो जितने टिश्यूज़ चाहिए कि एक प्रॉपर टोन आ सके या उनकी जो मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं होती है। तो डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट सर्जरीज, सारी इंटरवेंशन, उनकी स्पीच जो है वो हाइपरनेज़ल साउंड करती है। और अगर सर्जरी के बाद भी फिस्टुला ज़्यादा रह जाता है तो कई बार हमें स्पीच ऑब्चुरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। एक्चुअली दे आर काइंड ऑफ प्लेट्स, मतलब जैसे मेटल की कोई प्लेट हो या किसी और चीज़ की बनती है, वो प्लेट जो है ना वो दांत के मतलब ऊपर वाले दांत के साथ फिक्स कर दी जाती है ताकि जो छेद है जिससे हवा लीक कर रही है, लीक करके वो नाक में चली जाती है और हमारी जो प्रोडक्शंस होती हैं वो नाक से आती हैं, तो वैसी आवाज़ साउंड करती है, तो हम उस पैसेज को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्लेफ्ट पैलेट बच्चे हैं काफ़ी हद तक बंद कर देते हैं मगर कभी कभी 100% नहीं होता है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रेजिडुअल्स जो उसका इफेक्ट होता है वो हाइपरनेज़ालिटी हो जाता है। एंड कई बार तो ऐसा होता है कि हाइपोनेज़ालिटी हो जाता है। हाइपोनेज़ालिटी का मतलब है कि जिन मतलब कॉन्सोनेंट्स के ऊपर नेज़ल टोन होनी चाहिए उनमें कम होती है और जिनके ऊपर नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर ज़्यादा होती है। जैसे जब हमें ज़ुकाम लगा होता है तो हमारी जो जैसे हम कुछ नेज़ल बोलते हैं तो वो डी नेज़ल हो जाता है। तो इस काइंड के प्रॉब्लम्स जो है क्लेफ्ट लिप ऑफ पैलेट में तो स्ट्रक्चरल डिविएशन के कारण आते हैं, मगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में ये जो आता है ये बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर परसेप्शन, एंड क्योंकि जो एयर है वो यूजुअली नोज़ के थ्रू बाहर निकालते हैं तो वो नेज़ल पैसेज में जाके नेज़ालिटी क्रिएट कर देती है, इसीलिए भी ऐसा हो सकता है। सेकंड ये है कि अनयूजुअल वॉइस क्वालिटी कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर एस्पिरेशन एंड स्पेक्ट्रल नॉइस लीडिंग टू हार्शनेस ऑफ वॉइस। हार्शनेस का मतलब है कि कोई चीज़ जिसमें आपको खरखराहट का एहसास हो। तो कभी कभी इतना ज़्यादा एफर्ट डाल के हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बोलता है क्योंकि उसको वो वर्ड बोलना ही है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही ना खरखराहट के साथ पानी इस काइंड का साउंड करता है, तो सुनने में भी ना बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे कभी कभी हमारा गला बहुत ख़राब हो जाता है या काफ़ी
चीखना चिल्लाना हमने करा, हम किसी मैच पे गए हैं चीयरिंग अप करा, या किसी वेडिंग पे गए हैं तो काफ़ी लाउड इंटेंसिटी पे हमने सॉन्ग्स गाए हैं, तो हमारा गला ना या तो बैठ जाएगा, नहीं तो दूसरा ये हो सकता है कि बहुत खरखराहट होने लगती है। तो उस काइंड की आवाज़ जो है वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं बोलने के टाइम। कोई भी वर्ड अगर बोलना है तो इतना ज़ोर लगा के बोलना है कि उसमें जहाँ पे नहीं भी एफर्ट चाहिए वो एफर्ट लगा के बोलेगा, तो उससे जो है हार्शनेस ऑफ वॉइस जो है वो हमें परसीव होती है। तो इसमें मैम मतलब वही फैक्टर आ गया जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। और ब्रीदिंग में जैसे मतलब सारे जो हमारे स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म है उनमें इनकोऑर्डिनेशन है, उसको बिल्कुल। ठीक से मतलब अगर कहें कि जो उनका प्रॉपर फंक्शंस है वो यूजफुल नहीं हो पा रहा है बच्चों के लिए। हाँ, तो एंड ये जो वॉइस की मैं बात कर रही हूँ ना, आई एम एक्चुअली टॉकिंग ऑफ द फोनेटरी सिस्टम, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स हैं। तो जो वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट होगी तो उस मूवमेंट के हिसाब से ही जो है वॉइस प्रोड्यूस होएगी, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि मूवमेंट ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरीके से वॉइस क्वालिटी अफेक्टेड हो सकती है और हाइपर नेज़ैलिटी फैक्टर किन कंडीशंस में अफेक्ट कर सकता है, ये हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे। बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं। और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कुछ फैक्टर्स जैसे कि हाइपरनेजालिटी और वॉइस क्वालिटी के बारे में, जिसमें हमने कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे डिस्कस करी थी कि ऐसी प्रॉब्लम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ साथ जैसे क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों में भी हो सकती हैं। ये हमारे एक्सपर्ट ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आइए हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। अभी जो है मैं एरर्स इन आर्टिकुलेशन के बारे में बताऊंगी। हमारा जो ब्रेक से पहले एरर्स इन वॉइस था एंड उससे पहले था कि स्पीच माइलस्टोन्स में क्या क्या एरर्स होते हैं। तो एरर्स इन आर्टिकुलेशन मतलब जो कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उनमें भी काफ़ी एरर्स देखे गए। मतलब जो जहाँ पे साउंड बोलना है वो ना बोल के कुछ और बोलते हैं। एंड मतलब काफ़ी रिसर्च तो काफ़ी देर से चल रहा है क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ ए वेल रिसर्च्ड एरिया। तो काफ़ी कॉमन चीज़ें हमने देखी कि जितने भी हियरिंग इम्पेयर्ड, काफ़ी हियरिंग इम्पेयर्ड जिनको सीवियर टू प्रोफाउंड लॉसेस हैं, उनमें कुछ पैटर्न हम देख रहे थे कि ऐसा कॉमन है। वो उसके बारे में आप थोड़ा बताऊंगी कि पहला ये है कि वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड डिप्थोंग्स के एरर हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स एरर्स मोर कॉमन, टिपिकल एंड कंसिस्टेंट एरर पैटर्न। तो मतलब वॉवल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सोनेंट्स में भी हो सकती है, इन कॉम्बिनेशन डिप्थोंग्स इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन, उसमें भी हो सकती है। कॉन्सोनेंट एरर्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वॉवल एरर्स। मतलब जैसे प की जगह त बोलना या त की जगह कुछ और बोलना, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स के जो एरर्स हैं वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू आ की जगह ई बोलना या ऊ बोलना। उस प्रकार के एरर्स थोड़े कम हैं मगर थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्सोनेंटल एरर्स। एंड टिपिकल एंड कंसिस्टेंट एरर पैटर्न सीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम 50 या 100 हियरिंग इम्पेयर्ड लोग लें, बच्चे लें एंड उनका एक प्रोफाइलिंग करें तो काफ़ी कॉमन फैक्टर्स उनमें हमने देखे हैं जो टिपिकल हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। एंड जो एरर्स की बात मैं आपसे अभी कर रही हूँ, मोस्टली वी आर टॉकिंग ऑफ ग्रुप हु हैज सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉसेस, मतलब काफ़ी सुनने में जिनको प्रॉब्लम है। ओमिशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट्स, omission of s sound, substitution of voiced for voiceless, oral for nasal या nasal for oral, insertion of vowels between consonants, errors of distortion, unnecessary release of final stop consonants and simplification of diphthongs। मतलब कि इनिशियल के जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे पानी अगर कोई वर्ड है तो हो सकता है जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो, बहुत कॉमन देखा जाता है, वो बोलेगा आनी, तो जब प का इनिशियल कॉन्सोनेंट है वो मिस कर देगा, या एंड का जो है जैसे पैट है तो पै बोलेगा, ट मिस कर देगा। नहीं तो स साउंड को भी ओमिट कर देते हैं क्योंकि स और श जो है ना ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं, इनको सुनने के लिए काफ़ी मतलब माइन्यूट हियरिंग चाहिए। तो जिनको थोड़ा सा भी हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो बाय एनी चांस, तो फर्स्ट चीज़ जो उसमें मिस करना स्टार्ट कर देंगे ना, उनको स सुनाई नहीं देगा। जैसे अगर बॉक्सेस बोलेगा कोई तो बोलेगी बॉक्स ही सुनाई देगा, ES नहीं सुनाई देगा, सर्ज वाला जो है उसका कंपोनेंट। और वॉइस्ड की जगह वॉइसलेस बोल देंगे, या ओरल की जगह नेज़ल कर देंगे, नेज़ल की जगह ओरल कर देंगे। वो क्यों कर देंगे? क्योंकि उसको उसी तरीके से वो परसीव कर रहे हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि जिस तरीके से वो साउंड्स को परसीव करेंगे उनका प्रोडक्शन भी उसी तरीके से होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एम्पलीफिकेशन डिवाइस इनको दी जाए उससे इनका परसेप्शन जो है मतलब उनको सूट करनी चाहिए, उनको बेनिफिशियल होनी चाहिए। नहीं तो सिर्फ एड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो परसीव नहीं कर पा रहा डिफरेंसेस को, क्योंकि जब तक सही परसेप्शन नहीं होगी सही प्रोडक्शन नहीं होगी। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। मैम, जैसे आपने बताया कि असिस्टिव डिवाइसेस दे सकते हैं, और पहले हमने डिस्कस किया था कुछ रीजंस हो सकते हैं जैसे ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ। जैसे अगर एक बच्चा है
उसका ईयर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है और उससे कुछ हद तक उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो गया है, उसको असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करी प्रोफेशनल ने, पर उस असिस्टिव डिवाइस मतलब वो अफेक्टेड नहीं होगी, ईयर डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। एक्चुअली जब तक डिस्चार्ज प्रेजेंट है पेशेंट में, पहले डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट कराना होगा। दैट मीन्स दैट देयर इज सम इन्फेक्शन इन द ईयर। तो पहले जो भी है उसका मैनेजमेंट हैज़ टू बी थ्रू एन ENT डॉक्टर। डिस्चार्ज जब बंद हो जाएगा आप तभी हियरिंग एड दे सकते हैं, क्योंकि एड का जो रिसीवर है वो आपको कान में लगाना है। अगर कान से डिस्चार्ज निकलता जा रहा है तो वो नहीं वहाँ पे रह पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ना BC हियरिंग एड्स दिए जाते हैं जो बाहर से लगाए जाते हैं बैंड की तरह, तो कान के अंदर कुछ इंसर्ट नहीं होता है। बट दैट इज स्टिल द नेक्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज इसकी उस डिस्चार्ज को बंद करना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फेक्शंस होती हैं या जो डिस्चार्ज निकलता है कान से, यही अंदर स्प्रेड होके परमानेंट डैमेज करता है। सो फर्स्ट कंडीशंस लाइक डिस्चार्ज और ईयर पेन या और भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कुछ रप्चर है, तो पहले उनका मेडिकल इंटरवेंशन होता है। उसके बाद हम ऑप्शंस जो हैं वो बताते हैं पेशेंट को, क्योंकि काफ़ी दूर से कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैडम डिस्चार्ज चलने दीजिए, आप हियरिंग एड दे दीजिए। मगर वो ये नहीं समझते कि एड तभी लगेगा जब डिस्चार्ज बंद होगा, नहीं तो वो एड भी किसी काम का नहीं है। एंड दैट मीन्स प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। एड से डिस्चार्ज ठीक होने वाला नहीं है। एड इज जस्ट एन असिस्टिव डिवाइस कि आवाज़ एम्पलीफाई होकर कान में जाए, मगर डिस्चार्ज तो किसी और रीज़न से हो रहा है। तो वो रीज़न पहले आपको ठीक कराना पड़ेगा, उसके बाद एड की इफेक्टिवनेस देखनी होगी। सुप्रासेगमेंटल एरर्स में हम आते हैं इनसफिशिएंट वेरिएबिलिटी ऑफ इंटोनेशन, ड्यूरेशनल क्यूज इन प्लेस ऑफ इंटोनेशन, स्ट्रेस वेरिएशन, slow rate as prolongation of vowels has been seen and monotonous speech। इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सुप्रासेगमेंटल एरर्स हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में क्या क्या हो सकते हैं। मोनोटोनस स्पीच हो सकती है, इनका रेट ऑफ स्पीच या तो बहुत स्लो हो सकता है या बहुत फास्ट भी हो सकता है, क्योंकि इनको प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं आती है कि वर्ड्स में कब कहाँ पॉज देना है या कैसे करना है। स्ट्रेस इनका अफेक्टेड रह सकता है, इंटोनेशन अफेक्टेड हो सकता है, उसकी वेरिएशंस जो हैं वो अफेक्टेड हो सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पे। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि वो बोलने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी आवाज़ कैसे साउंड कर सकती है, या कौन कौन से साउंड वो गलत गलत बोल सकता है। अब जो मैं बात कर रही हूँ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि उसकी क्या वोकैबुलरी डेवलप हो रही है। बोलने के लिए आपके पास लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, और लैंग्वेज जो है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एक्चुअली। उसमें बहुत ज़्यादा एरियाज अफेक्टेड हो सकते हैं। मतलब पहला है कि आप साउंड्स को जॉइन करके वर्ड्स बनाओ, फिर वर्ड्स को जॉइन करके सेंटेंसेस बनाते हैं। वो सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए, उसमें प्रॉपर सेंटेंस में वर्ड्स का ओरिएंटेशन होना चाहिए। उसके बाद सही वर्ड को सही जगह पे इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ वर्ड्स सीख लेना मगर उसका इस्तेमाल सही जगह पे नहीं करने से क्या है, कम्युनिकेशन जो है आपकी इफेक्टफुल नहीं हो सकती है। तो आज अभी हम बात करेंगे कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट क्या क्या पाथ फॉलो करता है। Linguistic development of children with hearing impairment follows normal developmental pattern but at a much slower rate as compared to that of children with normal hearing, and this is because of auditory deprivation and it leads to delay in language development। मतलब ये है कि जैसे पहले भी आपको बताया था कि कंसेप्ट्स जो हैं वो हर एक कंसेप्ट सीक्वेंस में ही आता है मगर एट अ स्लोअर रेट। मतलब जो एक नॉर्मल बच्चा शायद 2 साल में जितने वर्ड्स बोलता है या जितनी कैटेगरीज ऑफ वर्ड समझता है, और अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को कंपेयर किया जाए तो हो सकता है वही लेवल जो है वो बच्चे का 4 साल में आएगा। तो जो स्टेजेस हैं वो सेम होंगी मगर स्लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेगा। उसके वर्ड सीखने की जो टेंडेंसी है वो स्लो रहेगी। मतलब हो सकता है आपको एक कंसेप्ट सिखाने में उसको ज़्यादा टाइम लगे एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड हु हैज़ नो हियरिंग इम्पेयरमेंट, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑडिटरी डेप्रिवेशन एंड इट लीड्स टू डिले इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। Now the verbal deficits depend on severity of auditory deficits. Language skills decrease with the increase in the impairment level of hearing.
Language problems in individuals having mild to moderate hearing loss are less severe than in individuals having a severe to profound hearing impairment. इसका ये मतलब है कि जो deficits आते हैं language में, they are again related to the degree of hearing loss. अगर degree of hearing loss ज़्यादा है तो deficit भी ज़्यादा होगा. अगर loss कम है, mild है, moderate है, तो child can still compensate at some level. क्योंकि उसको कुछ इनपुट तो जा रहा है, उस इनपुट से वो काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता है. मगर अगर किसी को प्रोफाउंड लॉस है, मतलब वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा है, बहुत लाउड साउंड्स हैं, सिर्फ वही सुन पाता है, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसी तरीके से काफ़ी मतलब ज़्यादा इम्पेयर्ड होगी एज़ कम्पेयर टू ए चाइल्ड हु हैज़ लेस हियरिंग लॉस. डेवलपमेंट ऑफ सिंटैक्स. In children with severe hearing loss, less problems with simple sentences than difficult ones, slow rate of acquisition of verb forms, difficulty with the usage of verb forms, that is present perfect tense जो हो चुका है उसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको. दैट मीन्स कि ये जो सिंटैक्टिक डेवलपमेंट है, मतलब वर्ड्स को जॉइन करके सेंटेंसेस बनाना जो है, वो ये जो बच्चे हैं ये ना सिंपल सेंटेंसेस ज़्यादा जल्दी सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स. वैसे तो नॉर्मल बच्चे भी सिंपल जल्दी सीखते हैं, मगर सिंपल के बाद उनका जो प्रोग्रेशन है कॉम्प्लेक्स में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. दे डू नॉट गेट स्टक टू द सिंपल स्टेज. मतलब सिंपल के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ना कॉम्प्लेक्स भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं. मगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में अगर आप देखो तो वो काफ़ी देर तक ना सिंपल सेंटेंसेस पे ही अटके रहेंगे, एंड काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगती है कि उनको ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की लेवल पे लाने के लिए. एंड वर्ब्स आर डिफ़िकल्ट फॉर देम. कॉमन वर्ब जैसे कि खाना, पीना, उठो, बैठो, जो कि रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिर भी जल्दी सीख जाएंगे. मगर एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स जो उनके आमने सामने नहीं हो रहा, उनको सिखाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है. मैम जैसे आपने बताया कि टाइम लगता है, अगर नॉर्मल बच्चा है कि 2 साल में सीखेगा तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा 4 साल में सीखेगा. और अभी आपने जैसे बताया कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाने में और वर्ब फॉर्म्स समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम के साथ क्या बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल विद ड्यू टाइम, विद द इंक्रीजिंग टाइम और एज के साथ साथ क्या उनका इंटेलिजेंस लेवल कम होता चला जाएगा या किस तरह से इफेक्टिव? नहीं, देखिए जो इंटेलिजेंस है ना, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू हियरिंग लॉस. मैम बट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड. वर्बली नहीं कर पा रहा, मगर जेस्चरली, नॉन वर्बली तो वो कर पा रहा है अपना काम. तो वो एक्टिविटीज़ जिसमें उसको बोलने और सुनने की ज़रूरत है, प्रोबेबली उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होएगी. बट अदर देन दैट काफ़ी और चीज़ें जिसमें वर्बल टास्क नहीं है, उसमें वो अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर सकता है. एंड सेकेंडली ये है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग होते हैं ना, उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ वेरी टफ फॉर देम. मतलब जैसे अगर हम यूजुअली कई बार छोटे बच्चों को एक पेंटिंग, बहुत छोटे नहीं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक पेंटिंग दिखाते हैं, बोलते हैं तुम बताओ तुम्हें इससे क्या पता चल रहा है. तो हर बच्चा अपने अपने आइडियाज़ देता है कि मैम मुझे लग रहा है कि इसमें ना बच्चे खेल रहे हैं, दूसरा बोलता है मुझे लग रहा है इसमें एक बच्चा सैड है, तीसरा कुछ और बोलता है. तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब कॉमनली जो दिख रहा है दैट इज़ फाइन, मगर जो पीछे की चीज़ें जो हम सब समझ लेते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें छुपी हुई होती हैं पिक्चर्स में, तो वो समझने में हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को प्रॉब्लम होती है. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कम है. अगर उनको नॉन वर्बल टास्क दोगे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे. मगर जहाँ पे सुनने का या बोल रहा कोई है और आपको कॉम्प्रिहेंड करके आंसर करना है, उन टास्क में डेफिनेटली वो लैग बिहाइंड कर सकते हैं. मगर फिर वही बात है कि वो कौन सा एम्प्लीफिकेशन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि आजकल जो इम्प्लांट्स आ गए हैं, उससे जो हियरिंग है ना, वो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो जाती है. मगर अगर आप 20 साल के बच्चे का इम्प्लांट करते हैं, इंडिविजुअल का इम्प्लांट करते हैं, तो उसका जो क्रिटिकल पीरियड है प्लस और बहुत चीज़ें हैं, वो सारी ना एज के साथ निकल गई हैं. और अगर आप 1 साल के बच्चे का इम्प्लांट करा देते हैं तो वो उतना और जल्दी सीखता है. तो कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, कौन सा हियरिंग एड यूज़ कर रहा है, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, एवरीथिंग अकाउंट्स. एंड देन द जो आप इनपुट आउटपुट देखते हो बच्चे में, वो सब एक्चुअली उन सब के कॉम्बिनेशन से होता है. तो इंटेलिजेंस कम नहीं होती है, मगर लॉट ऑफ टाइम द चाइल्ड का IQ अच्छा रहेगा, मगर वो नहीं यूज़ कर पाता क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं. वो प्रॉबेबली इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ रहा, जो टास्क है उसके लिए वर्बल है, जो वो नहीं कर पा रहा है.
तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो हमें उनको टोटली वर्बल टास्क के ऊपर उनका इंटेलिजेंस कभी नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब हम रॉन्ग टेस्ट यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द चाइल्ड की मतलब Yes. जिसमें वो अच्छा परफॉर्म हाँ. कर सकता है, जो उसकी स्ट्रेंथ मतलब है। जिसमें वर्बल ना हो ज़्यादा, अगर वो एड नहीं यूज़ कर रहा है, हमें उसको वो टेस्ट दे के उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहिए। काफ़ी बार हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं मैम ये कुछ समझता नहीं है, 10 साल का हो गया, मैं कुछ समझता नहीं है, हमें लगता है उसकी बुद्धि कम है। और जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो जो नहीं समझता है इसलिए नहीं समझ रहा है कि उसकी बुद्धि कम है, वो इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि हम उसको बोल के समझाना चाह रहे हैं और उसको लॉस है। मगर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हु हैव मेंटल रिटार्डेशन ऑल्सो, तो उसमें ये IQ का कंपोनेंट जो है वो साथ साथ में जाएगा। बट अगर प्योरली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करें तो उसमें डिपेंड करता है कि बच्चे को हम किस बिल्कुल, तरीके से असेस कर रहे हैं, क्योंकि जेस्चरली दे माइट बी वेरी गुड और बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस मगर उनका अच्छा हो बिल्कुल सकता है। परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। और नॉन वर्बल टास्क, तो हमें उन नॉन वर्बल टास्क में ही उनको जो है असेस करके ही उनका IQ फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग डायग्नोसिस अगर आप एक बार बच्चे को दे दें तो वो उम्र भर उस लेवल पे रहेगा। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन वी आर एक्चुअली डायग्नोसिंग चिल्ड्रन कि इनका IQ ठीक है कि नहीं, सो दैट हम उनको रॉन्ग डायग्नोसिस डाल के जो है उनका ज़िंदगी ख़राब ना करें, क्योंकि उनका फर्दर जो प्रोग्राम प्लानिंग होती है वो डिपेंड करता है जो डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है उनके। Children with hearing impairment tend to omit functional words in expressive language. Use of a, and, the, to, of. Vocabulary contains maximum of content words. The speech of children with hearing impairment consists more of nouns and less verbs. The quality is telegraphic. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि जब हम टेलीग्राम लिखते हैं तो उसमें क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो वी आर नॉट राइटिंग ए लेटर, तो हम टेलीग्राफिक लिखते हैं, सन नॉट वेल रीच इमीडिएटली। तो इसमें हमने जो बाकी प्लीज़ रीच इमीडिएटली और योर सन इज़ नॉट वेल, इज़ जो है, योर जो है, वो हम उस चीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं और नहीं लिखते हैं। तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी जो होते हैं ना, उनकी स्पीच हम एक्चुअली टेलीग्राफिक बोलते हैं। टेलीग्राफिक का मतलब है कि जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना, जैसे अगर उनको बोलना है कि मुझे खाना दो, तो वो बोलेंगे खाना, बस वो यूज़ कर लेंगे। या अगर मेरे से रिलेटिंग उसको कुछ बात करनी है तो मेरा नाम ले लेगा, इनसे रिलेटिंग कुछ बात करनी है, और बाकी जो है वो दूसरा बंदा गेस करेगा। मीन्स द एक्सप्रेशन इज विद सम Yes, some words and that too mostly nouns, क्योंकि nouns are more easy to acquire, क्योंकि हम उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो उनकी जो स्पीच है वो मोस्टली हम बोलते हैं टेलीग्राफिक है, क्योंकि उसमें जो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो नहीं होता है। काफ़ी बार इज़, वॉज, ऑन, अंडर, ऑन, वो सब ओमिट कर देते हैं और सिर्फ एक वर्ड यूज़ करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज टेलीग्राफिक स्पीच। मैम, जैसे आपने बताया टेलीग्राफिक स्पीच के बारे में, स्पीच प्रॉब्लम्स किसी में भी हो सकती हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में भी हो, नॉर्मल बच्चों में भी हो सकती हैं। जैसे कई बार हम बात करते हैं नॉर्मल बच्चों से, हमने उनसे पूछा कि आपने रूटीन मतलब कल क्या किया, पूरा उनका रूटीन पूछते हैं, तो वी हैव टू पेम्पर देम टाइम टू टाइम कि फिर क्या किया, हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है, बट दे आर नॉट इन कॉन्टिन्यूएशन इन देयर एक्सप्रेशन कि वो एक बार बताते जाए कि हमने इतने बजे इतना किया, फिर ये किया। वी हैव टू से देम प्रॉम्प्ट देम, मतलब कि आप प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं उनको हाँ। कि फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, उसका फर्स्ट मेन रीज़न ये है कि एज के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे अगर मैं एक 10 ईयर्स के बच्चे को बोलती हूँ कि मैं आपका एक सैम्पल ले रही हूँ, तो आपको कनेक्टेड स्पीच में बात करनी है, तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं उसको एक टॉपिक दूंगी, वो उसके बारे में बात करेगा। अब अगर एक छोटे बच्चे का मैं सैम्पल ले रही हूँ तो उसको नहीं पता है कि मैं एक्चुअली एक कनेक्टेड सैम्पल कलेक्ट करना चाहती हूँ। तो जैसे यूजुअली कोई भी आके पूछ लेता है, अच्छा बेटा ये क्या है, वो क्या है, तो शॉर्ट, यूजुअली हम भी कभी कभी शॉर्ट आंसर कर देते हैं, तो नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ अ प्रॉब्लम। बट अगर हम बार बार उसको इनपुट दें और फिर भी वो सैम्पल ना दे पाए, देन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि इसको एक्चुअली सेंटेंसेस आते भी हैं कि नहीं। फिर हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि घर पे किस प्रकार के सेंटेंसेस ये यूज़ करता है। अगर पेरेंट्स की भी यही कंप्लेंट हो कि घर पे भी ना मोस्टली वन वर्ड में ही बात करता है, देन द अलार्म बेल हैज़ टू रिंग
कि हो सकता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो। मगर अगर पेरेंट्स हैं कि नहीं मैम आपके सामने शाई फील कर रहा है, यूजुअली आप इसके इंटरेस्ट का कुछ पूछो तभी अच्छी तरीके से आंसर करेगा, तो दैट मीन्स दैट द चाइल्ड हैज़ द पोटेंशियल। इट्स जस्ट दैट हम प्रॉब्ली या तो उसके इंटरेस्ट का कुछ नहीं पूछ रहे हैं या हम उसको ये समझा नहीं पा रहे हैं कि हम क्या एलिसिट करना चाहते हैं। तो स्मॉल चिल्ड्रन में ना जिस काइंड का सैम्पल हम चाहें वो हमें आसानी से नहीं मिल सकता, बट अगर बच्चा बड़ा है और हमने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है कि हमें आपसे इस काइंड का सैम्पल चाहिए और अगर तब भी ना वो कर पाए तो देन डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब जैसे अगर कोई 10 इयर्स का हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी हमारे पास आता है तो हम 2-3 बार उसको बताते हैं कि हम चाहते हैं कि आप फुल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो। अगर इतना बताने के बाद भी वो ना कर पाए तो दैट मीन्स दैट देयर इज़ सम लैक समवेयर, इसलिए नहीं बच्चा यूज़ कर। नहीं तो अगर किसी को आता हो उस काइंड के प्रोडक्शन तो वो क्यों नहीं करेगा। एंड कन्वर्जेशन में हम देख लेते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है, तो उससे पता चल जाता है कि इसका सेंटेंस फॉर्मेशन या सिंटैक्टिक लेवल क्या है। उसके बाद आता है कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट फॉलोज द सेम पैटर्न एज द चिल्ड्रन विद नॉर्मल हियरिंग बट डिले, difficult to perceive the word endings which are usually unstressed and also reduced visibility and intensity. High frequency sounds which have low intensity are difficult to perceive, difficult to receive information related to the verb endings. इनमें जैसे कि मैंने बताया कि verb endings जैसे होती है ना playing या eating, तो मोस्टली ये लोग ध्यान जो है ना ये ईट के ऊपर करेंगे, ing जो है ना वो खा जाएंगे, तो जब बोलेंगे भी ना तो तब भी रॉन्ग यूज़ करेंगे। सो वर्ब एंडिंग्स जो होती है ना उनमें ज़्यादा ताकत नहीं होती। ईट के ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसिस ईटिंग, तो जो लास्ट का पार्ट होता है ना वो एक फ्लो में ही चला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो, यूजुअली देखा गया है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी या जो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जैसे स और श, उनको भी परसीव करने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। Most easier verb forms are with present progressive. जो प्रेजेंट में हो रहा है रनिंग वो बहुत कॉमनली फॉलो कर लेते हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट विद द पास्ट टेंस मार्कर्स, फॉर एग्जांपल ईडी यहाँ पे यूज़ होता है ना, जैसे मार्क्ड और यूज्ड, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एंड प्लूरल मार्कर्स, टू पिग्स, टू पिग, उस काइंड की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आएंगी। टेंड टू यूज़ रेगुलर रूल्स ऑफ प्लूरल नाउन्स, जैसे कि बुक को अगर हम बुक्स कर देते हैं मगर माइस को माइसेस नहीं करते हैं, तो वो जो एक जनरलाइजेशन है ना जहाँ पे नहीं भी करनी चाहिए वो करते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैम जब छोटे बच्चे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी नॉर्मल बच्चे भी ये पैटर्न फॉलो करते हैं। नॉर्मल बच्चे पैटर्न फॉलो करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम उनको खुद रियलाइज़ होने लगता है कि ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से बोला जाता है। मगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से समझ पाएँ कि वो गलत प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी हमें उनका करेक्शन करना पड़ सकता है। वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सेल्फ फीडबैक नहीं हो पाता। यस, एंड सेल्फ फीडबैक भी और एनवायरमेंटल में एक्सपोजर कम है, तो उसके कारण भी जो है एक कंसेप्ट जो सीख लिया ना उसको जनरलाइज हर चीज़ में जहाँ नहीं भी करना है वहाँ भी कर देते हैं। तो उसके लिए एक्सपोजर एंड बार बार उस कंटेक्स्ट में जाके वो उस चीज़ का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज़ कि उस काइंड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ये एक एरर्स आप देख सकते हैं। सिमेंटिक्स में क्या है कि रिसेप्टिव डिले इन वोकैबुलरी डेवलपमेंट, रिसेप्टिव डिले एंड एक्सप्रेसिव डिले, डिले वाइडन्स विद एज, very slow increase in the size of vocabulary as compared to normal hearing kids. Hearing impaired kids use fewer number and types of words in expression. तो डिले जो हम इनका देखते हैं वो रिसेप्शन में भी होता है और एक्सप्रेशन में भी होता है। एंड जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना तो डिले ना और बढ़ता जाता है। अगर आप दूसरे केसेस में देखेंगे जैसे जैसे बच्चा और समझदार या उसकी एज बढ़ती है तो वो और ज़्यादा एक्सप्रेशन करने लगता है। 3 साल का बच्चा स्टोरी जो है ना 3 लाइन में ख़त्म कर देगा, 5 साल का बच्चा स्टोरी जो है 10 लाइन में ख़त्म करेगा। मगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में क्योंकि ऑडिटरी डेप्रिवेशन होती है तो हो सकता है कि उसकी डेवलपमेंट ना वो 3 साल के बच्चे की स्टेज पे ही रुक जाती है और एज तो बढ़ती जाती है मगर उसके वर्ड्स नहीं बढ़ते हैं। तो जो लैक है लैंग्वेज लेवल का जो होना चाहिए और उसका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। अगर उनकी स्कूल परफॉर्मेंस भी देखी जाए
तो छोटी क्लासेस में वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, मगर जैसे जैसे वो 7th में आते हैं, 8th में आते हैं, तो पेरेंट्स भी यही रिपोर्ट करते हैं कि अब जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो स्पीड से उनकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना वो नहीं होती है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट स्लो होती है। एंड उसके कारण जो है आहिस्ता आहिस्ता एकेडमिकली भी वो बच्चे पीछे होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसीलिए फिर काफ़ी बार स्कूल से उनको निकालना पड़ता है या लास्ट मोमेंट पर उनका स्कूल चेंज करना पड़ता है। तो एंड जो टाइप ऑफ वर्ड्स भी वो यूज़ करते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, हम कैसे अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते जाते हैं चीज़ें टाइम के साथ साथ, बट ये जो है दे स्टिक टू नाउन्स एंड कॉमन वर्ब्स एंड बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ वर्ड्स नहीं यूज़ कर पाते हैं। हो सकता है सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे मगर सेंटेंसेस जो है ना वो सिंपल सेंटेंसेस के लेवल पे ही रह जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि वो अभी किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं। अब क्या रीजंस हैं फॉर द पुअर वोकैबुलरी इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट? Individuals with hearing impairment rely on others to learn or teach new vocabulary. No incidental learning from TV, radio or from listening conversation of others, and dependence on visual channel for learning new linguistic skills. 3 मेन रीजंस हैं कि क्यों इन बच्चों की वोकैबुलरी जो होती है वो लिमिटेड रहती है। पहला तो ये है कि ये हमेशा दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देंगे। वो दूसरा पहले इनके पेरेंट्स होते हैं, फिर और जो लोग इनके कांटेक्ट में आते हैं वो इनको हेल्प करते रहते हैं, तो खुद से सीखना जो है वो इनका काफ़ी कम रहता है। सेकेंडली, इंसिडेंशियल टीचिंग का मतलब है कि एक्सपीरियंस करके अचानक से सीखना, मगर क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस ही कम होते हैं, ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, तो वो जो लर्निंग है वो भी इनकी अफेक्टेड रहती है। एंड तीसरा ये है कि विजुअल चैनल के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। कभी कभी ये कोशिश करते हैं, कभी कभी क्या काफ़ी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं वो हमारी स्पीच रीडिंग करते हैं कि जिस तरीके से हमारे लिप्स मूव कर रहे हैं ना उससे अंदाज़ा करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जब इनकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा रहती है, इसके कारण जो है इनका जो डिले है स्पीच एंड लैंग्वेज या वोकैबुलरी में वो काफ़ी बढ़ता जाता है टाइम के साथ साथ। तो इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन के कारण जो है इनका डिले बढ़ता है एंड ये जो है कोप अप नहीं कर पाते हैं, एज के साथ इनका आगे नहीं बढ़ता है। अब टाइम कंसेप्ट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लर्न. Size and shape concept are easy to learn as these are perceived through vision. Difficult to understand abstract word or sentences, and they tend to attach literal meaning to many abstract forms. Example, लाल पीला होना, and limited use of vocabulary with synonyms. Example, सोना. इसका मतलब ये है कि टाइम कंसेप्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। घड़ी पे अभी कहाँ पे ओरिएंटेशन है वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उसके लिए आपको ना थोड़ा और समझना पड़ता है कि अच्छा अभी सुबह का टाइम है, फिर इतने बजे हैं, फिर शाम का टाइम है, फिर इतने बजेंगे। सीखते हैं मगर टाइम लगता है। शेप एंड कलर कंसेप्ट जो है वो जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो हाथों से शेप को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कोई कलर की चीज़ उठा ली या अपनी ड्रेस के साथ मैच कर ली, तो जिन चीज़ों के साथ इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है ना वो जल्दी सीख पाते हैं। एंड जैसे प्रोवर्ब्स हैं, लाल पीला होना, अगर किसी बड़े बच्चे को बोला जाए तो वो समझ जाएगा, बट अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को बोलेंगे लाल पीला होना तो उसको एक्चुअली लगेगा कि किसी के कलर चेंज हो रहे हैं। सो उस काइंड का एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स जो हैं वो इनमें डेवलप होने में टाइम लगती है। एंड एक वर्ड के 2 मीनिंग हो सकते हैं, ये उस बात को रियलाइज़ नहीं कर सकते। अब जैसे वर्ड है सोना, तो एक होता है कि ऑर्नामेंट्स गहने हो सकते हैं सोने के, दूसरा हो सकता है कि हम सो रहे हैं, मतलब इट्स अ वर्ब। तो ये एक वर्ड के 2 मीनिंग भी हो सकते हैं। ये कंसेप्ट जो है इन लोगों में डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। तो वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स हैं जिनको हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं, तो अगर वो जो डेवलपमेंट है इनमें नहीं होएगी तो ऑब्वियसली इनकी वोकैबुलरी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है हम रिस्ट्रिक्शन देख सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की वोकैबुलरी है वो इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे कि उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से फॉर्म नहीं होते हैं, या जो डबल मीनिंग वर्ड्स हैं कि एक वर्ड का कोई और मीनिंग भी हो सकता है। इस तरह की इंटरप्रिटेशन करने में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मान अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि वोकैबुलरी कैसे अफेक्ट हो सकती है बच्चों की। हमने बात करी हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कि जिन रीजंस की वजह से हम ये देख सकते हैं कि उनकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है और इंटरप्रिटेशन की जो उनकी कैपेसिटी होती है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत लिमिटेड होती है। आइए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए। अभी डेवलपमेंट ऑफ प्रैग्मेटिक्स करेंगे, विच इज़ द लास्ट एक्चुअली एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, की मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या पैटर्न देखा जाता है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन फेल्स टू मास्टर द रूल्स दैट गवर्न द कन्वर्जेशन। Behaviors which are difficult to master are turn taking, repair strategies, clarification, topic initiation. Easy to develop, most commonly used behaviors are labeling, naming or demanding. Development of this stage depends upon the other stages. मतलब कि अब अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज के काफ़ी हद तक कंसेप्ट्स आ गए हैं, मगर किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये एस्पेक्ट भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। एंड अपने टर्न के लिए वेट करना, अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना, या जैसे कि टॉपिक को इनिशिएट करना, इनिशिएट करने के बाद सस्टेन करना। अब जैसे कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि मैं अचानक स्टार्ट करूं, अभी आप उसके बारे में बोल ही रहे हो और मैं किसी और टॉपिक पे शिफ्ट कर जाऊं। सो दीज आर द जनरल रूल्स बिटवीन द लिसनर एंड द स्पीकर कि एक टॉपिक खत्म होगा फिर हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में देखी जाती है कि वो खुद से कुछ इनिशिएट करेंगे, उसके बाद अचानक ही किसी दूसरी चीज़ के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। कोई कुछ बोल रहा है उसके साथ मेंटेनेंस ऑफ टॉपिक नहीं कर पाएंगे, तो उससे भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर ना ये नेमिंग सीखते हैं काफ़ी, मतलब ये क्या है वो क्या है, उस स्टेज से आगे निकलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इस स्टेज की जो डेवलपमेंट है प्रैग्मेटिक्स की, वो जो है वो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द अदर स्टेजेस ऑल्सो। मतलब प्रैग्मेटिक अलग से नहीं है, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक, प्रैग्मेटिक, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। एंड इन सब के कॉम्बिनेशन से ही जो बच्चा है वो इफेक्टफुल एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकता है कंटेक्स्ट में। All the linguistic rules and principles are taught in the classrooms or the clinics, but difficult to incorporate the learned rules in conversational setting. Frequent linguistic instructions do not provide the skills to use the language. Interactive auditory experiences are very less. इसका मतलब ये है कि ये जो रूल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये ज़्यादातर ना हम कम्युनिकेट करके सीखते हैं। तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है अगर उसको ऐसे मौके ही कम मिले कि वो कम्युनिकेट करे एंड कम्युनिकेशन हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल, तो क्या हो कि रूल्स भी उसके जो हैं जो ऑटोमेटिकली उसको सीख लेने चाहिए थे वो हमें सिखाने पड़ते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इससे पहले कि हम और आगे इससे जाएँ, पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि क्या क्या फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज इन हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। पहली चीज़ तो ये है कि एज ऑफ डिटेक्शन, मतलब कब लॉस हुआ, कब पता चला, पेरेंट्स ने कब ये बताया प्रोफेशनल को कि इसको लॉस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो सब है ये क्रिटिकल पीरियड से रिलेटेड है।
कि कब पेरेंट्स को पता चला, क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स उनको 10-15 साल में लेके आते हैं कि इतनी देर तक लोग उनको यही बोलते रहते हैं कि नहीं, कई बच्चे लेट बोलते हैं या देखते हैं कब बोलेगा। ऐसे करते करते 10 साल उस बच्चे की उम्र के जो हैं उन्होंने वेस्ट कर रहे होते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि एक बार पता चल गया कि लॉस है, उसके बाद राइट प्रोफेशनल के पास जाना। कई बार विलेजेस में क्या होता है कि प्रॉपर प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, तो कभी कभी वो किसी टूना वो जादू मंत्र करते हैं, उनके पास चले जाते हैं। कभी कोई और डॉक्टर उनको बोलता है कि आप ये टॉनिक पिला दो, इससे बच्चा ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर बहुत पहले भी पता चल गया कि बच्चे को लॉस था, मगर इवेंचुअली प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाया उसका, उसी में ही बहुत टाइम जो है वो निकल जाता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब आप प्रॉपर प्रोफेशनल के पास पहुँचे, कब आपको सही सलाह मिली और क्या आप उसको फॉलो कर पाए। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे को सही एम्प्लीफिकेशन डिवाइस का लगना। हमारे देश में काफ़ी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग के लोग हैं। कईयों को लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मगर वो बहुत महंगी या जो अच्छी क्वालिटी की मशीनें हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो जो बेनिफिट होगा उस मशीन से वो लिमिटेड होगा। जबकि कई बार कई लोग इम्प्लांट्स करा लेते हैं या हियरिंग एड ही इतना अच्छा लगवाते हैं किसी भी तरीके से, कई से भी पैसे इकट्ठे करके, कि इम्प्रूवमेंट जो है वो हम ज़्यादा अच्छी देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हर कोई जाके इम्प्लांट करा ले, मगर जितना लॉस है उसके हिसाब से बेस्ट जो ऑप्शन है हियरिंग एड की, बॉडी लेवल हियरिंग एड या BTE हियरिंग एड या जो भी हियरिंग एड उसके लिए अच्छा है, वो प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन डिवाइस लगना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि सिर्फ हियरिंग एड लगाने से ही बच्चा नहीं सीखेगा, उसको अप्रोप्रिएट थेरेपी एंड ऑडिटरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो उनको प्रॉपर सेंटर्स में ही जाके मिलेगी। तो लोगों की बातों में आना कि ये टाइम के साथ सीख जाएगा, मशीन लगा ली खुद सीख जाएगा, खुद सुन लेगा, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। हमें बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि कैसे आवाज़ों की तरफ ध्यान देना है एंड स्पीच एंड लैंग्वेज कैसे डेवलप करना है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, आपके बच्चे में क्या रूट फॉलो होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे करना है, क्या टेक्निक्स करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेरेंट्स का जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास जो है, अगर आपका बच्चा स्कूल में भी जाता है तो वहाँ पे कितना टाइम बैठेगा, वो 2-3 घंटे बैठेगा। थेरेपिस्ट के पास तो 1 घंटे ज़्यादा नहीं बैठेगा, मगर जो चीज़ें आपको थेरेपिस्ट सिखा रहा है वो आपको घर जाके पेरेंट्स को सीखना है और वो चीज़ें घर पे करनी है। जब तक उन चीज़ को आप बार बार नहीं करेंगे वो बच्चा नहीं सीखेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। एंड सही ट्रेनिंग, सही स्कूल में डालना, बच्चे को सही एनवायरनमेंट देना, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान पेरेंट्स एंड थेरेपिस्ट जो हैं वो घर पे रख सकते हैं। पहली चीज़ जो है, इंश्योर दैट योर चाइल्ड इज़ वियरिंग अप्रोप्रिएट एम्प्लीफिकेशन और अदर सेंसरी एड्स ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स ऑफ द डे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स कभी कभी क्या करते हैं कि पूरे 24 घंटे में ना 1 घंटा मशीन लगा के छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं मैम 1 घंटा तो पहनता है। हम अपने कान 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं कि 24 घंटे करते हैं? जब तक जागे रहते हैं हम कान हमारे खुले रहते हैं। तो जो हियरिंग एड है वो भी बच्चे का कान है, तो 1 घंटा लगाने से नहीं चलेगा। जितना टाइम मैक्सिमम लगा सकते हैं, सिर्फ बच्चा जब नहा रहा है या सो रहा है तब उसको हियरिंग एड उतारनी चाहिए। अदरवाइज जो भी एम्प्लीफिकेशन डिवाइस वो यूज़ कर रहा है मैक्सिमम टाइम तक उसको यूज़ करनी है। सेकेंड है, टॉक टू योर चाइल्ड क्लियरली एट ए नॉर्मल कन्वर्जेशनल लेवल एंड एट ए क्लोज रेंज। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बच्चा सुनता नहीं है इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। अगर बच्चा सुन नहीं रहा है तो उसको हियरिंग एड लगाया है। हियरिंग एड जो है वो आवाज़ को बड़ा करने का काम कर रहा है, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल कन्वर्जेशनल लेवल पे बात करिए। हाँ, इस चीज़ का ध्यान ये दे सकते हैं आप कि बच्चा आपकी तरफ ध्यान दे रहा है जब आप उससे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ और एक्टिविटी कर रहा है और आप पीछे से बोले जा रहे हो, फिर आप बाद में बोलेंगे कि बच्चा तो कुछ सुनता ही नहीं है। बच्चे का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। Be aware of your child's interests and talk to her about the features in the objects and events that are taking place while observing them. आपका बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है आप उस चीज़ के बारे में उसको बताइए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट टॉय में है और आप अब एक बुक लेके बैठे हुए ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे वो नहीं सीखेगा।
तो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसी चीज़ की मदद से ही आप उसको पढ़ा सकते हैं. फॉलो योर चाइल्ड्स फोकस और अटेंशन. डोंट ट्राई टू कॉन्स्टेंटली लीड और कंट्रोल टॉपिक्स और डिस्कशन. आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है आप उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. अगर बच्चा कुछ बोलने की कोशिश करता है और आप हर बार उसको रोक देते हैं कि तुम ये सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चा बिल्कुल भी बोलने का अटेम्प्ट नहीं करेगा. इससे आप कभी भी उसको बोलना नहीं सिखा पाएंगे. इसलिए कोशिश करिए कि आप उसी चीज़ के बारे में बात करिए जो बच्चे के आसपास हो रहा है और जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ है. टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट द रूटीन सिचुएशंस इन हर लाइफ. जब से बच्चा सो के उठता है और रात को सोने तक इतनी एक्टिविटीज़ हम करते हैं बच्चे के साथ, उठता है, ब्रश करता है, नहलाते हैं उसको, ब्रेकफास्ट देते हैं, स्कूल भेजते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है उससे. ये नहीं हो सकता कि आप अचानक एक दिन बैठेंगे और बोलेंगे चलो अब हम ज़ू के बारे में बात करते हैं. जो चीज़ उसकी रूटीन है आप उसके बारे में बात करिए ताकि बच्चा उन चीज़ों को सीखे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करे. Talk about shared experiences and events and objects that are common to both of you. Use different voice patterns when indicating various aspects of speech to your child. आप अपने बच्चे के साथ कहीं गए, उसको लेके गए, पिकनिक पे गए या किसी मैरिज पे गए, तो जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस थे, आपने कुछ किया, बच्चे ने कुछ किया, उन चीज़ों के बारे में बात करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि बच्चे ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, उसने इन्जॉय किया है उस मोमेंट को एंड उसके बारे में बात करना चाहेगा. एंड आपकी बात में भी उतार चढ़ाव जो हैं वो कराने ज़रूरी हैं, तभी तो बच्चा उनको फॉलो करके वैसे ही बोलने की कोशिश करेगा. यूज़ इंटोनेशन टू मार्क इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन एट्रेंसेस. स्ट्रेस का इस्तेमाल करिए. अलाउ योर चाइल्ड प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग कन्वर्जेशंस. काफ़ी बार हम क्या करते हैं ना कि हम खुद ही बोलते रहते हैं. मतलब अगर हमें थेरेपिस्ट ने बोला है आपने ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है तो हम एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते रहते हैं. जैसे बच्चा बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता है ना, हम उसको रोक देते हैं, पहले तुम मेरी बात सुनो. अगर चाइल्ड कुछ इनिशिएट कर रहा है तो आप सुनिए वो क्या कह रहा है. लेट हिम बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन कम्युनिकेशन. मगर आप अगर उसको पहले बंद कर देंगे और बाद में उसको बोलेंगे अब तुम बोलो, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो बिल्कुल भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं करेगा. शिफ्ट ग्रेजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग अंडरस्टूड फ्रॉम यू टू द चाइल्ड एज ही एक्वायर्स मोर स्पोकन लैंग्वेज. जैसे जैसे बच्चे का बोलना बढ़ता जाएगा, उसका लेवल बोलने का बढ़ेगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको इंडिपेंडेंट बनाना है. पहले तो क्या था कि हम उसकी मदद करते हैं, उसको नहीं समझ में आता उसको हेल्प करते हैं. जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता है हमें उसको ये सिखाना है कि अब तुम्हें खुद मैनेज करना है अपने ऊपर. हमेशा उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना है. यूज़ मेनली कंप्लीट सेंटेंसेस व्हेन स्पीकिंग. पूरे सेंटेंसेस का ही इस्तेमाल करना है. कभी कभी बच्चे के साथ साथ हम भी ना वन वर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं. खाना, चलो खाना पकड़ा दिया. पानी, वो ऐसे करेगा हम उसको पानी दे देंगे. मगर जब तक हम उसको करेक्ट सेंटेंस नहीं बताएंगे तो वो कैसे उसको समझेगा, कैसे उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा, कैसे उसकी स्टिमुलेशन होगी. तो हमें प्रॉपर सेंटेंस यूज़ करना चाहिए प्रॉपर सिंटैक्स के साथ. Provide your child with the opportunity to acquire language by participating in activities which are common in life. Maintain a close relationship with professionals in order to provide your child with the optimal opportunities to develop spoken language communication. Be prepared to be the primary person responsible for initial development of your child's spoken language. मतलब आपको अपने बच्चे को हर अपॉर्चुनिटी देनी है बात करने की. सेकेंडली आपको हमेशा जो है प्रोफेशनल्स के टच में रहना है. एंड थर्डली आपको पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि इसके बोलने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मैंने प्ले करना है. कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, वो इतना थक चुके होते हैं ना कि वो कहते हैं कि मैडम अभी आपके पास है, आप ही करो जो करना है. मगर हम एक घंटे में कुछ जादू नहीं कर सकते. हम आपको बता सकते हैं कि घर पे क्या करना है, मगर एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी. बच्चा आपका है, आप उसको इम्प्रूव करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्रोफेशनल की भी है, बट टिल आप इनिशिएट नहीं करेंगे प्रोफेशनल कुछ भी नहीं कर पाएगा. Work in as many one-to-one situations as possible until your child has acquired reasonable communication skills. Remember, children who have learned in primary one-to-one situations have to learn additional communication skills to interact appropriately in a group setting. Remember to set aside time to just play with your child without concentrating on language development. Don't begin formal teaching of vowels
and consonants until ample time has been spent on the informal learning of spoken language. Remember that speech production and reception are complex issues, and give your child adequate time to learn them before you conclude that she can't handle them. इसका मतलब ये है कि हम पहले 1-to-1 बच्चे को सिखाते हैं कैसे करना है, मगर उसके बाद बच्चा सिर्फ हमारे साथ नहीं रहने वाला, वो बाहर जाएगा, औरों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बच्चे को ऐसी सिचुएशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी दो जहाँ पे उसको दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करना है. एंड एक और चीज़ जो हमें ये याद रखनी है कि हमेशा हम बच्चे को सिखाते रहते हैं तो बच्चा भी ना सीख के थक जाता है. कुछ टाइम हमें उसके साथ ऐसा भी स्पेंड करना चाहिए जब वो वही एक्टिविटी करे जो वो करना चाहता है, एंड हम उसमें कुछ सिखा ना रहे हों, ताकि उसको भी प्ले का टाइम चाहिए. नहीं तो हमेशा सीखता रहेगा तो वो भी ना टायर्ड हो जाएगा कि हमेशा जो भी बात करते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. तो आपको देखना है कि बच्चा कब बोर हो रहा है, कब उसको अब लग रहा है कि कुछ और एक्टिविटी करनी है, या कब अब वो सिर्फ प्ले करना चाहता है. तो लेट हिम प्ले व्हाट ही वांट्स टू प्ले. आप अपना काम कर सकते हैं, वो खुद प्ले कर सकता है. तो हमेशा ही उसको ना कुछ ना कुछ सिखाना सही है, मगर इतना भी सिखाना सही नहीं है कि बच्चा जो है ना वो हेजिटेट करने लगे कि हर कन्वर्जेशन हैज़ टू बी लाइक दिस. इट शुड नॉट बी दैट वे. उसको भी इंजॉय करना चाहिए कन्वर्जेशन, उसको भी इनिशिएट करना चाहिए कन्वर्जेशन, तभी वो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कर पाएगा. Use meaningful communication as a base for developing spoken language. Optimize your child's contact with his hearing peers in order to enhance natural development of his spoken language skills. Motivate your child to talk by ensuring that her experiences with the acquisition of spoken language are successful. Adopt an alternative communication system only as a last resort. इसका मतलब ये है कि आपको मीनिंगफुली बच्चे के साथ बात करनी है. कभी कभी ना सामने कुछ भी नहीं होता और हम ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं. जो भी आपका कम्युनिकेशन है इट शुड बी मीनिंगफुल टू द चाइल्ड. एंड अगर बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता थ्रू हियरिंग, तो तब आप ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हियरिंग लॉस इतना ज़्यादा होता है और जो एड है उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा कि बच्चा नहीं सुन पा रहा, तो आप ज़बरदस्ती नहीं सुना सकते उसको. तो देन यू कैन थिंक कि अगर इसका जो इनपुट है वो इतना ही है, तो तब आप बच्चे को जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करवा सकते हैं, या आप पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप साइनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो भी चीज़ जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करे उसका भी यूज़ कर सकते हैं. तो मतलब आपको बच्चे का एक्चुअल लेवल पता होना चाहिए कि कितना बेनिफिट कर रहा है एज से, इसमें कैपेसिटी है और लर्न करने की नहीं. ओवर टैक्स करेंगे तो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं सीखेगा. सो होलिस्टिकली यू शुड नो द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड एंड वर्क अकॉर्डिंगली विद द चाइल्ड. मैम, जैसे आपने कुछ टिप्स बताए कि पेरेंट्स के लिए मतलब जानना इन चीज़ों के बारे में ज़रूरी है, पर अगर हम देखें तो इट्स बेसिकली अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की मतलब चाइल्ड को ही करना है, पर विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल. और मैम इसके साथ हमने देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड विद द प्रॉब्लम ये मतलब काफ़ी कम होता है. उनको काउंसल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हाउ वी कैन काउंसल देम सो दैट दे एक्सेप्ट द चाइल्ड इन अ गुड वे. सी काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस, क्योंकि पेरेंट्स आर इक्वल पार्टनर्स. हम इतना नहीं कर पाएंगे जितना पेरेंट्स करेंगे. तो सबसे पहले उनको ये बताना कि आपका बच्चे में ऐसा सुनने का प्रॉब्लम है जो अब रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स का क्वेश्चन फर्स्ट यही रहता है कि मैम ये ठीक नहीं हो सकता. तो उनको ये समझाना कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप जी ही नहीं सकते हैं. एंड इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये रहेगा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो बच्चे अच्छी स्पीच एक्वायर कर चुके हैं आफ्टर हैविंग हियरिंग लॉस ऑल्सो, तो उनके साथ हम इनके पेरेंट्स को मिला सकते हैं, ताकि उनको सामने लाइव सैंपल जब दिखेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट से लाइफ रुक नहीं जाती है एंड मतलब चलती रहती है, हार्ड वर्क करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी. अगर ऐसा हम उन पेरेंट्स को दिखाएं तो उससे उनको काफ़ी मोटिवेशन हो सकता है. एंड कई पेरेंट्स के अंदर ये गिल्ट फीलिंग रहती है कि हमने क्या गलत किया था जो हमें ऐसा बच्चा हो गया. तो उनके भी वी हैव टू बी पेशेंट लिसनर्स. जब तक उनके सारे दुख बाहर नहीं आएंगे ना, वो एक्टिव नहीं बनेंगे. तो हमें भी पेशेंटली सुन के उनकी बात और जितना सपोर्ट उनको चाहिए
अगर साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेना पड़े, हमें उनका भी हेल्प लेना चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चे एंड पेरेंट्स दोनों को इस लेवल पे लाएं कि रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो सकें. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैम, जैसे आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, तो आपके एक्सपीरियंस से कि आप बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स ऑफन मिस्टेक करते हैं कि लाइक इल ट्रीटिंग द चाइल्ड या किसी और तरीके से जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसी बातें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? काफ़ी बार ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आए हैं जो मतलब हताश हो चुके हैं कि कितना हमने पैसे खर्च करे, टाइम स्पेंड किया, दूसरे बच्चों को नेग्लेक्ट किया, फिर भी बच्चा जो है इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है. तो फिर इन बच्चों को ना हम पेरेंट्स ग्रुप्स के साथ मिलाते हैं, जहाँ पे ये अपने बाकी पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं जो पहले इन्हीं स्टेजेस में थे एंड आहिस्ता आहिस्ता करके वो इन स्टेजेस से बाहर निकले हैं. तो इन काइंड के सपोर्ट ग्रुप से ना उनको काफ़ी हेल्प मिलता है. और फिर हम ऐसे लोगों से उनको मिलाते हैं जो सक्सेसफुली रिहैबिलिटेट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या काफ़ी अच्छी पोस्ट में प्लेस्ड हैं. तो ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स वगैरह से जब हम उनको मिलाते हैं या अदर पेरेंट्स से मिलाते हैं ना, तो काफ़ी हद तक उनको हेल्प हो जाता है. मतलब सक्सेसफुल स्टोरीज. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि थेरेटिकली आप कितना भी बताते रहें, जब तक आपके सामने एक लाइफ एग्जाम्पल ना हो ना, उसका कुछ अलग ही इफेक्ट होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स ऑल्सो, जहाँ पे और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के पेरेंट्स भी आ रहे हैं. कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो इनिशियल स्टेजेस के होते हैं, कुछ होते हैं जो एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके बच्चे. तो जब इन काइंड के पेरेंट्स से भी वो मिलते हैं ना, तो काफ़ी उनको फ़ायदा होता है, प्लस मोटिवेशन उनकी इंक्रीज़ हो जाती है इससे. सो दैट इज़ हाउ वी हेल्प देम. मैम, जैसे आपने बताया हमारे व्यूअर्स को कि काउंसलिंग भी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उनको काउंसिल करते हैं, बाय टेलिंग डिफरेंट सक्सेसफुल स्टोरीज़ उन पेरेंट्स से मिला के, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस मिले और वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से डील कर सकें विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स. और जैसे कि आज का जो टॉपिक था जिसमें आपने बताया कुछ फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ एरर्स भी होते हैं उनके साथ में, जैसे आर्टिकुलेशन में होते हैं, वॉइस में होते हैं, हाइपरनेज़ैलिटी होती है, सुप्रासेगमेंटल एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है. तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम देख सकते हैं कि आमतौर से हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में पाई जाती है, और किस तरीके से हम उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं और मैनेजमेंट कैसे हो सकता है. हम ठीक टाइम पे, ठीक तरीके से, ठीक प्रोफेशनल से कांटेक्ट करके उसको हम मैनेज कर सकते हैं. और साथ के साथ ये ज़रूरी है कि हम बच्चे के साथ अच्छे से डील करें, और डील करने का भी एक तरीका है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए. प्ले वे मेथड से हम बच्चे को इंटरेस्ट मेंटेन कर सकते हैं, और साथ के साथ पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है. ये जैसे कि आपने बताया आज का जो टॉपिक था, आई होप व्यूअर्स ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली होंगी. तो thank you so much ma'am for giving all these informations to our viewers. That was all about the today's session. This is time for the closing of our session. Thank you so much. बंद हो गया क्या?